कोरोना संकट के इस दौर में कौन से म्यूचुअल फंड देंगे बेहतरीन रिटर्न? आज शाम 6:30 बजे फिर से देखिए हमारा शो म्यूचुअल फंडा पार्ट 1 और कल सुबह 11 बजे मिलेगा आपको पार्ट 2 भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आखिरी 1.5 घंटा है। आज वर्क फ्रॉम होम में अनिल जी और मैं आप सबको मार्केट का एक्शन बताएंगे। अनिल जी, भरपूर मार्केट एक्शन देख रहे हैं। आज हम सुबह से ही बाजार 9250 के आसपास थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर आखिरी 1-1.5 घंटे में फिर से दबाव आ गया है। अब 8950 पे आ गए, तो निचले स्तरों पे हल्की सी रिकवरी आती है और हर रिकवरी पर हम देख रहे हैं कि आज बाजार गिरावट दे रहा है। तो सर, जो कल का ट्रेंड था कि हर गिरावट पे थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, आज उल्टा हो गया है। हर रिकवरी पर और गिरावट आती हुई दिख रही है सर। बिल्कुल दीप, ये सही कहा आपने कि आज सप्लाई है, ये हम कह सकते हैं कि हर एक लेवल से बाजार में सप्लाई है, कम से कम ये साफ नजर आ रहा है। हर एक लेवल पर बिकवाली आती हुई दिख रही है और निफ्टी के सारे टारगेट जो आज नीचे की तरफ के थे, 8925 फाइनल टारगेट था, 8910 का लो लगाया है निफ्टी ने, तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास ये आखिरी उम्मीद है आपकी 8900, ये समझ लीजिए। इसके बाद यहां से नीचे अगर क्लोज होते हैं आप, तो फिर आपके लिए 8650 तक का रास्ता खुलता है। लेकिन आइए आगे इस पर बात करें विस्तार से बाजार पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको पहले बड़ी बातें बता दूं, उसके बाद आप बताइएगा कि आज शो में क्या कुछ खास है और फिर हम आगे बाजार की करेंगे बात। निफ्टी 1100 अंक नीचे लुढ़का है, 19400 के करीब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जबरदस्त पिटाई होती दिख रही है, आज 3% नीचे। तो असली प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में है। मेटल, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, ये हैं वो सारे सेक्टर्स जो बेहद कमजोर हैं और इनकी बात आज हम सुबह कर भी रहे थे। बैंक्स, एनबीएफसी, सरकारी कंपनियां, यही सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। हाँ, लेकिन फार्मा इंडेक्स अभी भी मजबूत है और ये 3% की मजबूती के साथ अब भी बहुत ही अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट आज फिर से कमजोर होता हुआ 76 रुपए 80 पैसे। दीप, ये है प्राइस रुपए की इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार करेंसी में होता हुआ। दीप बिल्कुल अनिल जी, तो रुपया एक बार फिर से रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास हमें दिख रहा है, तो परेशानी वहां पर आ रही है। और अनिल जी, आने वाले 1.5 घंटे में अनिल जी से जान लेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ऐसे बाजार में जहां पर हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। साथ ही एसीसी के नंबर्स आने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो कच्चा तेल आज का सबसे बड़ा न्यूज मेकर है, उससे भारत के किन सेक्टर्स को फायदा होगा, किन सेक्टर्स को नुकसान होगा, आगे जाकर प्राइस का क्या ट्रेंड बन रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटो स्टॉक्स जहां पर रिबाउंड था, आज बिकवाली फिर से आगे है, क्या ट्रेंड वहां पर बन रहा है वो देखेंगे। रियल एस्टेट से एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है शोभा, कमजोर बाजार में भी इसने आउट परफॉर्म करा है, बल्कि 50% की तेजी दिखाई है पिछले कुछ महीनों में। क्या है उसकी वजह, ये जान लेंगे। और एनबीएफसी पर आज जो यूबीएस ने एक बड़ा डाउनग्रेड करा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सारी एनबीएफसी पर दबाव बना पड़ा है, वहां पर क्या फैक्टर्स है उनके बारे में बात करेंगे। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज मिलने वाले हैं, तो एक एक्शन पैक्ड शो होने वाला है आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे के लिए। पर अनिल जी, सबसे पहले एक थोड़ी जस्ट मार्केट की अगर आप बात बता दें सर, कि जिस तरह से आज हम कच्चे तेल का मूवमेंट देख रहे हैं, अब देखिए ब्रेंट भी $23 पर आ गया, तो वहां पर गिरावट है, बाजार में गिरावट आ रही है हर एसेट क्लास में। और आज भारतीय बाजारों में गिरावट है सर, क्योंकि सुबह डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे था जब हमने शो शुरू किया था, अभी भी 200 अंक नीचे। तो ग्लोबल मार्केट्स में इतना बदलाव नहीं हुआ है जितना आज हम भारतीय बाजार पर प्रेशर देख रहे हैं सभी क्लासेस में सर। और दीप एकदम सही भी है वो। आप देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं एक सवाल आपके सामने जरूर उठा रहा हूं सुबह 8 बजे, और मेरा सवाल है कि खरीद कौन रहा है। अगर तेजी के बाजार में एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है, घरेलू फंड हाथ खींचते हुए दिख रहे हैं, तो फिर कौन खरीद रहा है? जो खरीद रहे थे पिछले 2 दिनों में, वही आज बेच रहे हैं, यानी कि ट्रेडर्स। वो ट्रेडर्स जो उम्मीद में खरीद रहे थे कि एक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद बाजार 9500-600 या इसके भी पार जाने की तैयारी में, और शायद उनकी उम्मीद गलत नहीं थी। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स की बिकवाली, क्योंकि उनके लिए शायद पॉइंट टू पॉइंट फर्क ना पड़े, कि उनके लिए 8900 और 8900 में फर्क ना हो, लेकिन एक ट्रेडर जो ट्रेड करता है टेक्निकल्स के दम पर, या फिर एक इन्वेस्टर जो पोजिशनल ट्रेड लेता है, उसके लिए 50 या 100 पॉइंट के ऊपर या नीचे की क्लोजिंग शायद मायने रखती है। वो उसे ब्रेकआउट के तौर पर देखता है, और वहां से जो पिछले 2 दिनों से आपको डिसकंफर्ट आ रहा था कि खरीदारी बड़े इन्वेस्टर्स की नहीं हो रही है, और ये बात आज सुबह भी हम काफी जोर देकर कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जब बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और अब आज ट्रेडर्स को भी नहीं लेना है,
तो फिर जाहिर सी बात है कि जो कमजोर ट्रेडर्स है, जिनकी तेजी की पोजीशन पिछले 1-2 दिनों में बनी है, वो थोड़े से रिस्क महसूस कर रहे हैं। और ये रिस्क खासतौर से खुलती दिखी है 9000 तोड़ने के बाद। क्यों? 9000 के लेवल पर ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टाइप की सिचुएशन बनी हुई है निफ्टी में कल के डेटा के लिहाज से। आप देख सकते हैं 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वीकली और मंथली में मिलाकर पुट पर है। तो उसके नीचे अगर आप हैं, और जाहिर सी बात है कि अच्छे खासे नीचे है, 60-70 पॉइंट नीचे है, तो आपके लिए तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा है। दो चीजें आज के सेशन में बहुत साफ साफ दिख रही है दीप। पहला, वायदा कारोबार में आप देखेंगे तो जो ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं वो परेशान होकर अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और स्पेशली हाई बीटा स्टॉक्स में, जहां पर उन्होंने दमदार खरीदारी की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बाजार में रिकवरी आती है तो इंडसइंड, आरबीएल, बंधन बैंक जैसे स्टॉक ही 15-15, 20-20% बढ़ते हैं। तो एक करेक्शन वहां पर आता हुआ दिख रहा है। दूसरा करेक्शन सदाबहार शॉर्ट वाले आइटम्स में आता हुआ दिख रहा है, जो कल से ही आपने देख लिया था कि कल आखिरी घंटे में भी किस तरह से एनबीएफसी गिरते हुए दिखे। तो एनबीएफसी दूसरी स्पेस है। ग्लोबल मार्केट्स के चलते मेटल्स थोड़े और कमजोर होने थे, वहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक्स, मेटल्स, ये वो कमजोर स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे पहले मार पड़ती हुई दिखी है। पॉइंट सिंपल इतना ही है कि एक ही बचने की जगह है और वो है फार्मा। तो जिनको किसी को पैसा लगाना है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे फंड्स बेच ही रहे हैं, कोई कुछ पैसा नहीं लगा रहा है, तो एफआईज की तरफ से भी खरीदारी होती है, लोकल फंड्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी सीमित है सिर्फ और सिर्फ फार्मा शेयरों तक। बाकी सब जगह बिकवाली का दबाव है। तो पहली चीज ये, जो ट्रेडर्स पिछले 1-2 सेशन में तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे थे वो 9000 के नीचे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और दूसरा, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, ये दोनों ही मिलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाजार किसी भी लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी देने में नाकामयाब रहा है। और यही आज का अब तक का ट्रेड है। अब बचा हुआ 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग। बिल्कुल अनिल जी, आने वाला 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं, पहला कॉल आ रहा है आफ्टरनून का। चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताइए सर। पंचू 501 रुपए का भाव है पर डाबर में एल्गो ट्रेड भी इसमें एक बड़ी तेजी। अब कुणाल जी माफी चाहता हूं, आपका ऑडियो थोड़ा खराब आ रहा है, तो बंसल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही स्टॉक और लेवल्स दे दें। डाबर के बारे में शायद बात कर रहे थे सर। बिल्कुल दीपांशु, डाबर हमारी खरीदारी की राय है। अभी तक हम एल्गो ट्रेड जो थे वो कैश सेगमेंट के दे रहे थे, अब ये एल्गो ट्रेड ही है, डाबर पे निकला है। 493 का स्टॉप लॉस है, 512 से लेकर 515 का टारगेट है। एंड दीपांशु, इसमें एक कंडीशन है, अगर इंट्राडे में 506 के लेवल्स आ जाते हैं तब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीदी के दाम का लेके आना चाहिए। डाबर एक बेहतरीन ट्रेड है, इंट्राडे के नजरिए से डाबर को खरीदने की राय है। 493 का स्टॉप लॉस, 512 से लेकर 515 का टारगेट। तो बंसल जी, आपका एल्गो ट्रेड तो खाली कैश वाले स्टॉक्स में आता था, ये एफएनओ वाले में कैसे आ गया? नहीं अनिल जी, सिस्टम पूरा बना हुआ है। ये पहला ट्रेड अनिल जी सिस्टम ने दिया है, सिस्टम ड्रिवन ट्रेड है। तो जो भी निकलेगा अनिल जी वो देंगे। और कोशिश रहेगी हमारी अनिल जी की एफएनओ में ज्यादा ट्रेड निकले, क्योंकि अनिल जी लिक्विडिटी होती है यहाँ पर। ओके, अच्छा, मैं तो इंटरेस्टिंग लगा। चलो बढ़िया, आपके एल्गो ट्रेड एफएनओ के साथ, कैश के साथ एफएनओ में भी आ सकते हैं। तो ये है डाबर, जहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, जिसमें राकेश जी पूरी तरह से कमान लेते हुए, क्योंकि कुणाल जी इस वक्त है म्यूट, बोल तो रहे लेकिन आवाज पहुंच नहीं पा रही। उनके जो कनेक्शन को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। तब तक मानसी के पास चलते हैं, जो बताने के लिए तैयार हैं इवेंट्स। कौन सी है वो इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर? बताएं मानसी। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज एसीसी के नतीजे आने वाले हैं और बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे हमारे सामने होंगे, जिस पर हमारी नजर है। माना जा रहा है कि बिक्री में गिरावट जरूर दिख सकती है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। शाम 4 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की राजनाथ सिंह के साथ कोरोना पर एक अहम बैठक होने जा रही है। ये 14th मीट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि कोरोना पर होने वाली है, तो इस पर भी नजर है। कल की अगर बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की एक बोर्ड बैठक है। एसपी और क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर इस बोर्ड बैठक में सोच विचार होगा। इसके अलावा गुरुवार निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होगी ही, साथ ही निफ्टी स्पेस में भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आएंगे और साथ ही कैश में एलेंबिक फार्मा, महिंद्रा सीआई जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। और साथ ही डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान पर
हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है गुरुवार के दिन। आपको याद दिला दे, कपिल वाधवान इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी भी हैं और यही अपनी बेल कंडीशन को तोड़कर लॉकडाउन में पूरे परिवार के साथ महाबलेश्वर गए थे और इसी मामले पर हो सकता है कि इनकी बेल जो है इस पर कोई पैसा निकल कर आए। और मामले पर पिछले हफ्ते ही ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब गुरुवार के दिन इसी मामले पर सुनवाई होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर होगी। ओके, तो ये है वो सारी इवेंट्स जिन पर आपको नजर रखनी है अब रिजल्ट सीजन के लिहाज से भी और अदरवाइज भी। आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुणाल जी हैं जुड़े हुए हैं फिजिकली, लेकिन आवाज पहुंचनी बाकी है, और बंसल जी पूरे अच्छे से जुड़े हुए हैं, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी हमारे साथ हैं। तो मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है जो अब इस वक्त आपको राय देने के लिए तैयार हैं। आइए राय लेना शुरू करते हैं। स्टॉक्स ढेर सारे ऐसे हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक है पसंदीदा स्टॉक। अच्छा, जय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय सर का एक पसंदीदा स्टॉक है कोलपाल, कोलगेट पामोलिव। जय आज 1400 रुपए के पार निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, अच्छी मजबूती के साथ और ओपन इंटरेस्ट भी बनता हुआ। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं या फिर इग्नोर किया जाए इसे? अनिल जी, मैं कहूंगा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। एंड मैं कहूंगा कि ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस में अगर हम देखें तो अच्छा मूव है। अभी कुणाल जी, राकेश जी ने डाबर पे कॉल दिया। अगर हम कोलपाल देखें, ब्रिटानिया देखें, तो सारे कंजम्पशन ड्रिवन जो स्टॉक्स है उसमें आज अच्छा मोमेंटम। डिफेंसिव जो है फार्मा, जैसे आपने शो के शुरुआत में ही आप बता रहे थे दीपांशु के, जब भी आप बात कर रहे थे कि फार्मा एक अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वहां पे पूरा इन्वेस्टमेंट या तो किसी को पैसे लगाना तो वहीं पे हो रहा है, और एफएमसीजी या तो मैं कहूंगा कंजम्पशन, वहीं पे एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। कोलपाल का जहां तक मैं चार्ट देख रहा हूँ जी, तो एक ब्रेकआउट जरूर हमें देखने मिल रहा है 1400 के ऊपर, एक फ्रेश ब्रेकआउट है 1400 के ऊपर। अभी ये स्टॉक में 1440 का इमीडिएटली टारगेट बन रहा है, तो 1440 के लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट, और उसके ऊपर लगभग पोजिशनल बेसिस पे देखो तो 1510 तक की भी जगह है। तो बहुत ही अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हमें कोलपाल में देखने मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त कोलगेट पामोलिव पर। आइए, जय के लिए एक बिगुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। जय बताएं, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? अनिल जी, आज फिर से एक फार्मा स्टॉक में से मैं लेकर आया हूँ छोटा ऑप्शन, बिकॉज सी ओवरऑल मैं समझता हूँ अनिल जी कि ओवरऑल यही सेक्टर है जहाँ पे क्लियर कट अपवर्ड मोमेंटम है। कल सन फार्मा में हमने एक 470 का कॉल ऑप्शन दिया था, वहाँ पे हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए आज के ट्रेडिंग सेशन में। और अब जो मैं दे रहा हूँ आज वो है 330 का कॉल ऑप्शन ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क देने का कारण अनिल जी ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, जैसा हमने कल सन फार्मा में देखा था, सेम काइंड ऑफ पैटर्न आज मैं ग्लेनमार्क में भी देख रहा हूँ, और वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। करीब करीब जो मैं लेवल्स ग्लेनमार्क के देख रहा हूँ वो 345 से लेकर 350 तक के है गोइंग फॉरवर्ड, 350 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। और अगर 330 का कॉल ऑप्शन लेके अनिल जी हम चलते हैं, जो अभी करीब करीब 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसके मैं टारगेट समझता हूँ लगभग 30 रुपए के हो जाएंगे फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 34-35 के होंगे। तो मैं कहूँगा 30 और 35 ये दो टारगेट के लिए ग्लेनमार्क का 330 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस बेहद ही नजीक है, मैं कहूंगा अगर हम 17-18 के आसपास खरीदते हैं, नीचे की तरफ 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस, मैं जस्ट 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस के साथ बाई करना चाहिए 30 एंड 35 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ग्लेनमार्क है पहला स्टॉक जहां पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें आप। एट द मनी ऑप्शन खरीदे, 320 तक आई गया है। अभी जय बात कर रहे थे तब 317-18 के आसपास दाम चल रहे थे, अब 320 का इस वक्त प्राइस भी आपके सामने है। यहीं पर यही ऑप्शन आपको ले लेना चाहिए। 17 रुपए में मिल रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट रखिए आप 30 रुपए का पहला और 34 रुपए का दूसरा टारगेट आपका बनना चाहिए जय के लिए। यह है ग्लेनमार्क का ऑप्शन। अब एक और ट्रेड आ रहा है आपके लिए कॉल के साथ BTSTT का, और वो है वागले साहब की तरफ से। जी वागले साहब बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे पास एक कैश वाला स्टॉक है और आज थीम फार्मा है, तो मैं फार्मा वाले स्पेस में रहूंगा। डॉक्टर रेड्डी की तो बात हमने मॉर्निंग में की थी, मुझे लगता है वो अभी भी वो रेंज में जहाँ पे अभी भी लिया जा सकता है, आगे मतलब क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। जो कैश वाला स्टॉक है वो है इक्का लैब्स, 1595-1593 के करंट भाव पे ट्रेड हो रहा है। ये यहाँ पे ले सकते हैं, और करेक्शन 1580 तक बाय कर सकते हैं।
1550 का मेरा स्टॉप लॉस है और 1710 का मेरा टारगेट है, और ये व्यू 2 से 3 दिनों का है। ओके, 1710 का टारगेट है और 1550 का स्टॉप लॉस, राइट? जी बिल्कुल। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। इप्का लैब ये दे रहा है बड़े ब्रेकआउट, वाकई में मेरे ख्याल से तो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है। 1600 को पार करता हुआ इस वक्त स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे 1710 रुपए तक के टारगेट के लिए यानी 100 रुपए से भी ज्यादा के ऊपर के टारगेट है इप्का लैब में, यहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए आगे बढ़े और अब फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी थीम पर, और वो है कच्चे तेल की। जिस तरह से कच्चे तेल में तेज गिरावट आई, और तेज गिरावट से ज्यादा ये कि अब कच्चे तेल की तेजी पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। कच्चे तेल की इस कमजोरी से कहां है फायदा, कहां है नुकसान, पूरा आंकलन किया है संदीप ग्रोवर ने। संदीप बताइए क्या है रिसर्च? देखिए अनिल जी, अगर आप नुकसान की बात करें तो इंडस्ट्रीज आपको कम नजर आएंगी, बल्कि जो फायदे वाली इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा नजर आएंगी। पहले नुकसान वाली बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं, ओएनजीसी जैसी, ऑयल इंडिया जैसी, वेदांता जिसके अंदर अब केन आता है, इनके लिए दिक्कत की बात है। इनके सीधे तौर पे जो रिलेशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। मैं ओएनजीसी के रिलेशन देख भी रहा था, $60 के आसपास के रिलेशन थे, अब $22-25 के आसपास के लेवल्स आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्रूड का जो कारोबार है उसके जो रिलेशन है आधे हो जाएंगे लगभग। और उस लिहाज से जो ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनी, जिनको ये कंपनियां ऑर्डर देती हैं आगे, जैसे एशियन ऑयल फील्ड हुआ, डॉल्फिन हुआ, EIL, सेलान, अबान जैसी जो कंपनीज हैं, उनके लिए भी नेगेटिव है। और पेटकेम LPG मार्जिन भी कम हो सकते हैं गेल जैसी कंपनियों के, रिलायंस, सुप्रीम पेट्रो, IG पेट्रो जैसी कंपनीज के लिए, तो इनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखेगा। इसके साथ साथ जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनीज है, जिनका खाड़ी देशों से ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा आता है, 28 से 60% ऑर्डर बुक वहां से आती है, तो L&T, KEC इंटरनेशनल, थर्मैक्स, वोल्टास, KSB पंप जैसी जो कंपनीज हैं, इनके लिए भी दिक्कत की बात है। और कई ऐसी कंपनियां हैं फूड स्पेस में, खासतौर पे राइस स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि इनका भी एक्सपोर्ट्स का बड़ा ऑर्डर वहीं से आता है खाड़ी देशों से, तो LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स, इनके लिए भी दिक्कत की बात है। अब बात करते हैं उस तबके की जो कि पॉजिटिव साइड पे इसको लेता है, और ये ज्यादा फायदेमंद आपको नजर आएगा। पहली बात तो OMCs के लिए, क्योंकि इनकी लागत का बड़ा हिस्सा वही है, और IOC, BPC, HPCL के अलावा चेन्नई पेट्रो, MRPL को भी आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। क्रूड गिरता है तो ETF के दाम में भी आप उम्मीद करते हैं कटौती होगी, तो 40 से 45% इनके कुल ऑपरेटिंग खर्च का ETF से ही आता है एयरलाइंस का, तो इंडिगो, स्पाइसजेट इनके लिए भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ पेंट स्टॉक्स, क्योंकि ये क्रूड के डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं, और डेरिवेटिव्स की कीमतें कहीं ना कहीं क्रूड से लिंक्ड होती हैं, तो जितने भी पेंट स्टॉक्स हैं, चाहे उसमें साथ साथ आप पिडिलाइट, नीलकमल जैसी कंपनीज को भी ऐड कर लें, उनके लिए भी ये फायदे की बात है। लुब्रिकेंट कंपनियां, हालांकि ये बेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस ऑयल की कीमतें भी कहीं ना कहीं क्रूड से लिंक्ड हैं, तो इनकी भी लागत कम होगी, तो कैस्ट्रोल के साथ साथ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इनके लिए भी फायदे की बात है। FMCG कंपनी के लिए राहत की बात है। देखिए, एक और तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, दूसरा कच्चा तेल नीचे आ रहा है, तो कई सारी ऐसी कंपनियां जिसमें आप HUL, मैरिको, गोदरेज, इमामी जैसी कंपनी को शामिल कर लीजिए, इनके भी कई सारे ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं कच्चे माल के तौर पे, तो इनकी भी लागत कम हो सकती है। सिंथेटिक रबर की कीमतें नीचे आएंगी तो टायर स्टॉक्स को फायदा होगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जैसे नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनको भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ पेटकोक की जो कीमतें हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रूड से लिंक्ड है, तो इससे सीमेंट स्पेस की जो कंपनीज हैं उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि इनके जो कीमतें घटने जो EBITDA पर टन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ACC, JK सीमेंट, तमाम जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सही लेकिन फायदेमंद साबित होते हैं। बीच आपके लिए यह है किन कंपनियों को फायदा और किन कंपनियों को नुकसान कच्चे तेल की वजह से, यह है शानदार रिसर्च आपके सामने रखी है। लेकिन एक और सेक्टर है जो बड़े एक्शन में है, और वो है NBFCs का, यानी कि फाइनेंस कंपनियां। ये आज फिर से दबाव में है। क्यों दबाव की वजह और इन कंपनियों पर क्या है मुश्किलें, इस पर पूरी रिसर्च तैयार की है पूजा त्रिपाठी ने। पूजा बताइए क्यों है दबाव NBFCs पर? ओके, चलिए, पूजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है इस दबाव की जो NBFC कंपनियों पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स और NBFC कंपनियां ये मूड खराब करने का काम कर रही है बाजार का। एक दिन 10% बढ़ती है, दूसरे दिन 10% घटती है, ये है ट्रेंड पूरी तरह से। लेकिन इस बीच, इन सब के बीच में एक स्टॉक और जो बड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है वो है भारत फोर्ज। ये कमजोरी की लिस्ट में पीछे से आगे आया है, और भारत फोर्ज आप देख सकते हैं लगभग 9% अब कमजोर है।
जरा जय इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना चाहिए इसमें। रिवर्स हुआ है ऊपर से, मैं कहूंगा 297-98 का एक रेजिस्टेंस था इसमें, और मैं कहूंगा अनिल जी इसमें अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें अनिल जी तो नीचे से जो राइज हुआ है वो एक करेक्टिव बाउंस हुआ है, एक 3 वेव राइज हुआ है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने आज नीचे की तरफ मैं कहूंगा 262 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने का तो भी वापस ऊपर आ चुका है, बट ओवरऑल ब्रेक किया तो उसके कारण से ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है इसका। मैं कहूंगा एक उछाल आ सकता है 270 तक का, अगर 270 तक आता है तो वापस इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए अगर किसी भी लॉन्ग पोजीशन हो तो, बिकॉज ये स्टॉक में और भी गिरावट नीचे की तरफ लगभग 240 तक देखने मिल सकती है। ओके 240 तक जा सकता है भारत फोर्ज। आप देख भी रहे हैं भारत फोर्ज मदरसन सुमी दोनों में ही काफी ज्यादा दबाव इस समय बना पड़ा है और दोनों टॉप लूजर्स की लिस्ट के आसपास ही हैं। टॉप लूजर इस समय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसने एक बार फिर से 600 का लेवल तोड़ा है। तो अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस किधर जा रहा है? वागले साहब आपसे पूछना चाहूंगा, सुबह भी गिर रहा था पर सुबह 600 के ऊपर होल्ड कर रहा था, क्योंकि अब 600 के नीचे गया है, 100 रुपए की गिरावट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। अब अगला लेवल क्या दिख रहा है? क्या ट्रेडिंग आइडिया यहां पर बन सकता है सर? दीपांशु, ये स्टॉक कल भी गिरा था, आज भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा है बेचने का। 14% डाउन है तो वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर बैठेगा। 621 का स्टॉप लॉस होगा। अभी 587 में अगर मैं बेचूं तो लगभग 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस, 5% का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो लिहाज से मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर ये बाउंस बैक आता है 600-610 के आसपास, वहां पर बेचा जा सकता है 621 के स्टॉप लॉस से। मेरा मानना है 540 तक के नीचे जा सकता है, मे बी आज नहीं अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। ओके तो वैसे 540 से जा सकते हैं, पर आज शायद आपको गिरावट नहीं मिले। बाउंस बैक पर आप फिर से इस पर फ्रेश शॉट इनिशिएट कर सकते हैं। सारी की सारी अगर आप देखें तो एनबीएफसी प्रेशर में आ रही है। मिड कैप एनबीएफसी जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला है, एल&टी फाइनेंस है, उन पर तो दबाव है ही। दिग्गज एनबीएफसी जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर भी आपको आज दबाव देखने को मिलेगा। हुआ यह है कि यूबीएस बड़ी ब्रोकरेज ने लगभग सारी एनबीएफसी पर डाउनग्रेड करा है, टारगेट भी बहुत बेरहमी से काटे हैं। एक बार जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से कि पूजा किस प्रकार का उनका व्यू बन रहा है सारी एनबीएफसी पर जो उन्होंने टारगेट रिवीजन दिया है और इतने बड़े बड़े टारगेट कट्स किए हैं, क्या है उनकी वजह? जी, व्यू काफी नेगेटिव बन रहा है और एनबीएफसी में उनका मानना है कि नोटबंदी के समय जो दिक्कत एनबीएफसी को झेलनी पड़ी थी उससे भी ज्यादा दिक्कत इस बार झेलनी पड़ सकती है। इनकी लिक्विडिटी में भी समस्या आएगी, एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी करना इनको झेलना पड़ेगा, और इसके अलावा अनसिक्योर्ड रिटेल लोन पोर्टफोलियो है इनका, और इसके अलावा एसएमई पोर्टफोलियो जो है वहां से काफी ज्यादा दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है तमाम एनबीएफसीज। और इसमें जो छोटे मझौली एनबीएफसीज हैं वहां पर तो असर पड़ेगा ही, बड़े दिग्गज एनबीएफसीज भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो जो टारगेट कट हुए हैं, करीब 9 एनबीएफसीज में यूबीएस ने टारगेट घटाया है, जिसमें कि दिग्गज एनबीएफसी कंपनी एचडीएफसी के जो टारगेट है 2850 से घटाकर 2100 का किया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1650 से घटाकर 1000 का किया है। इसी तरह एमएनएम फाइनेंस, पीएफसी, एल&टी फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सभी के टारगेट यहां पर घटाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो कट देखा है वो बजाज फाइनेंस के केस में देखा है। 4600 का लक्ष्य दिया था, अब वो घटाकर 1600 का कर दिया है। और इसके अलावा इक्विटास का भी जो टारगेट है वो 100 रुपए से घटा दिया। तो ये कुछ 9 कंपनियां हैं जिसके की टारगेट में कटौती हुई है। और उनका मानना है कि नोटबंदी के समय जो लोन ग्रोथ में दबाव देखा गया था, FY21 में और भी ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है इन कंपनियों के लोन ग्रोथ में। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी 14% की लोन ग्रोथ थी, जो कि धीमी ग्रोथ मानी गई थी, FY21 में केवल 10% रहेगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के केस में नेगेटिव लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसी की तरह सभी में दबाव रहेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस देखिए 30% की ग्रोथ थी FY17 में, FY20 में वो घटकर 20% ही रह जाएगी। ओके, लोन ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, आगे जाकर बिजनेस, सभी तौर पर देखें तो परेशानियां आ रही हैं। छोटी हो एनबीएफसी, बड़ी हो या किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र की हो, आप उसमें परेशानी जरूर देखेंगे। एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस की बात तो हम सुबह से कर ही रहे हैं। सुमित जी, एक स्टॉक आपसे पूछना चाहूंगा। एक्चुअली पहले बजाज फाइनेंस की बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बात कर रहे थे पूजा इसके बारे में बता रही थी, स्टॉक भी हमने देखा है कि वापस डेज लो पर आ गया है, हल्की सी रिकवरी आई थी, फिर से बिकवाली आ रही है।
2100 पर अब आ गया है बजाज फाइनेंस। हमने देखा है कि ये 2100, 2000 और 2500 एक अच्छी रेंज रही है, पर जिस तरह से आज रिवर्सल हुआ है, अगर बाजार यहां से भी गिरता है तो ये 2000 का सपोर्ट भी तोड़ सकता है बजाज फाइनेंस। देखिए, ये 2100 2070 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो ही इसके अंदर फ्रेश सेलिंग करनी चाहिए। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। मार्केट अगर सपोर्ट के पास है, स्पेशली अगर निफ्टी की बात करूं तो अगर निफ्टी में यहाँ से यूटर्न और वापस से तेजी देखने को मिलती है तो बजाज फाइनेंस भी उसी स्पीड से यूटर्न मारेगा और फिर एक अच्छा अपमूव भी दिखा सकता है। तो ये एकदम सपोर्ट के पास है। सपोर्ट टूटने के बाद ही फ्रेश सेलिंग करनी चाहिए। बजाज फाइनेंस के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 2200 है, वो लेवल टूटने के बाद एक स्पीड से रिवर्सल देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए बजाज फाइनेंस के अंदर। ओके, वेट एंड वॉच करना चाहिए जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। एक एनबीएफसी आपसे भी बात करना चाहूंगा, उसकी है ये जय ठक्कर, ये है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में हमने देखा था 45-46 से जय एक अच्छी रैली आई थी, 65 तक ये स्टॉक गया था। अब जो करेक्शन आया 57 के आसपास, ये क्या एक अच्छी खरीदारी का लेवल है, एक और बाउंस बैक आ सकता है, या फिर वापस वो 50 के लेवल्स के आसपास जाने के लिए तैयार है स्टॉक? तो दीपांशु, मैं कहूंगा इसमें एक अच्छा मूव, बिल्कुल सही कहा आपने, आया था। ट्रेंड इनफैक्ट अगर मैं शॉर्ट टर्म का देख रहा हूं तो अभी भी पॉजिटिव है दीपांशु, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे ये बता एज ऑफ नाउ बता रहे हैं कि एज ऑफ नाउ बाई नहीं करना चाहिए। इसमें जो सपोर्ट आ रहा है वो 55 के आसपास आ रहा है। अगर 55 के आसपास आता है ना दीपांशु, तो मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वहां पे उसके बाद जो सबसे मेजर सपोर्ट है एल&टी फाइनेंस में वो 52 का है। सो 54 से लेके 55 की रेंज में आता है, तो मैं कहूँगा लगभग 5 to 6% के स्टॉप लॉस के बाद फिर उसे बाई किया जा सकता है। तो वहां से एक अपमूव हमें देखने मिल सकता है फिर से 60-65 तक। बट एज ऑफ नाउ 60 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि 55-54 के आसपास मिलता है तो ही बाई करें। तो ये है आपके लिए एल&टी फाइनेंस पर आए। अब बाजार थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं दीप, और निचले स्तरों से लगभग 75 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है निफ्टी। जी हाँ, 8,980 के आसपास 9,000 के इंटरेस्टिंग और अहम आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग और अहम आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूं। पिछले कुछ मिनटों में जब आप सवाल पूछे थे दनादन, तब तक मैं पूरी कर चुका हूं। और निफ्टी भी अब बैंक निफ्टी भी 19,500 पर आता हुआ दिख रहा है, तो बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर आखिरी 1 घंटे में पहुंचा है। तो मैं 5-7 मिनट का टाइम लूंगा। एक बार मैं कुछ लेवल्स देखना चाहता हूं कि बाजार उसको आगे क्रॉस करता है या नहीं करता है, ये देखेंगे। अच्छा, ये करे नहीं करे वो एक अलग चीज है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जब तक ये वक्त लेता है तब तक एक काम करते हैं, ऑटो शेयरों पर फोकस कर लेते हैं। और ऑटो शेयरों में जो आज गिरावट दिख रही है उसकी वजह कुशल को पता है, ऐसा कुशल मानते हैं। तो कुशल से ही जानते हैं कि क्यों गिरा है। कुशल बताइए। अनिल जी, मुझे वजह जो भी मैंने फाइंड आउट की वहां पे 3 मेन कारण लग रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि कल जो भी रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से हुई है काफी सारे क्षेत्रों में, काफी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उसमें ऑटो सेक्टर के लिए कुछ भी जो है राहत नहीं दी गई है। तो उनके प्रोडक्शन रिज्यूम होने अभी भी बाकी है। और लॉकडाउन भी आप देखिए मौजूदा स्थिति में जो है 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था, उसको 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जो सिचुएशन है, ये जाहिर सी बात है कि जो अप्रैल महीने की बिक्री है ऑटोस की, वो एक कंप्लीट व्हाइट वॉश होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसी वजह से कहीं आज जो है आपको ऑटो शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही जो लॉकडाउन जो बढ़ा है अभी 14 अप्रैल के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अगले 10 दिन के लिए यानी कि 25 अप्रैल तक 10% अपनी BS4 इन्वेंट्री जो है क्लियर कर सकते हैं। पर अब हम सिचुएशन को देखें तो अब लॉकडाउन जब एक्सटेंड हो गया है तो उसके बाद BS4 इन्वेंट्री की जो है लोगों के पास, जो भी कंपनियां हैं, उनके लिए एक खतरा जो है फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो उनके लिए काफी सिग्निफिकेंट ये जो है एक दिक्कत का कारण बन सकता है। और पर्टिकुलरली अगर बताएं तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा BS4 इन्वेंट्री अभी खड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं अभी जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इन सब एरियाज में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पर लॉकडाउन कब रिलैक्स होता है, कब खुलता है,
वहां पर सोचने वाली बात है कि आगे सिचुएशन कैसे बनती है। साथ ही अगर आप देखें तो जिन भी कंपनियों की संभावित BS4 इन्वेंट्री खड़ी है उसमें टाटा मोटर्स, M&M और अशोक लेलैंड जो आज के सत्र में अगर आप देखें तो 6 से 7% की गिरावट दिखा रहे हैं और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा पिटे हुए स्टॉक्स है ऑटो स्पेस में। साथ ही सीएम का एक और डेटा भी है जो FY21 के डिमांड की एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो वहां पर जो गिरावट देखने को मिल रही है कि अगर जीडीपी जो है 1% पर रहता है, 0 to 1% रहता है, तो वहां पर कमर्शियल व्हीकल एक ऐसा स्पेस है जहां पर सबसे ज्यादा मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है। करीब 32 से 35% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इतनी गिरावट कुशल, ये मतलब इनका हो गया क्या कंपनियों का? जी अनिल जी, आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। अच्छा ऐसा बोलो, सवाल मुश्किल था। मैं ये पूछ रहा हूं इन कंपनियों का क्या होगा फिर? अनिल जी ये तो कहना काफी मुश्किल ही है एक्चुअली में क्योंकि अब आगे सिनेरियो क्या बनता है। अप्रैल मंथ में कोई भी बिक्री जो है, चाहे आप 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल लीजिए, तीनों का कोई भी बिक्री नहीं हुआ है। कोई भी डीलर जो है वो मतलब जो है अपने शोरूम्स नहीं खोले हुए हैं, तो वहां पर जो इम्पैक्ट है वो काफी सिग्निफिकेंट है। डीलर काफी ज्यादा लॉस अभी देख रहे हैं। इनफैक्ट मारुति सुजुकी ने करीब 800 से 900 करोड़ रुपए डीलर्स को ट्रांसफर भी किए हैं ताकि उनका जो घाटा है वो कम हो सके। अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो भी BS4 इन्वेंट्री खड़ी है जिन भी कंपनियों की, वहां पर कितना बड़ा हिट लेते हैं जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। यह है आपके लिए राय इस वक्त ऑटो स्टॉक्स पर। ऑटो स्टॉक्स है कमजोर और उन ऑटो स्टॉक्स में एक स्टॉक है मारुति, उस पर मैं राय लेना चाहता हूं। सुबीर जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना चाहिए मारुति में। अनिल जी देखिए, मारुति में पिछले अगर मैं 10 से 15 दिनों का चार्ट देखूं तो लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट अपमूव देखने को ऐसा लगता है कि मारुति में अगर 1-2 दिनों में यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है तो मारुति यहाँ से एक अच्छा बाउंस और अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अगर कोई डिप देखने को मिलता है यहाँ से मारुति के अंदर तो उस डिप में लोअर लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया तो मारुति कम से कम 500 से 700 पॉइंट का तेजी दिखाएगा। मेरा स्टांस मारुति पे बाय का रहेगा, यहाँ पे बाय साइड का व्यू लेके चलना सही रहेगा। ये है आपके लिए मारुति पर राय। 300 रुपए नीचे है इस वक्त मारुति का स्टॉक, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो बहुत मजबूत है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। और एक महीने में आप सोचोगे कि एक महीने में स्टॉक ऐसे तो बढ़ने वाले काफी बढ़े हैं, क्योंकि थोड़े बहुत 7,500 से निफ्टी में 9,500 तक की जो तेजी बनी है 2,000 पॉइंट की, उसमें काफी स्टॉक्स को फायदा तो हुआ है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन एक स्टॉक सबसे ज्यादा भागा है, वो है शोभा लिमिटेड। लगभग 50% की तेजी हो गई शोभा में। अब आप सब सोचोगे ऐसा शोभा में क्या हो गया कि तेजी हो जानी चाहिए, एक महीने में स्टॉक 50% बढ़ जाए। अच्छे बाजार में नहीं बढ़ता तो कमजोर बाजार में क्यों बढ़ गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। मानसी दवे हमारे साथ हैं जिनके पास है शोभा लिमिटेड से रिलेटेड पूरी रिसर्च। वो मानसी बताइए क्या वजह है शोभा लिमिटेड का स्टॉक इतनी तेजी दिखा रहा है? आप 1 मिनट बताएं, उससे पहले है ना कुछ अच्छी खबरें आ रही, मैं एक बार जल्दी से बता दूं। आरबीआई को लेकर कुछ खबरें आ रही है और वो खबर ये है कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग को लेकर, उनको जो लोन दिए जाते हैं उनको लेकर आरबीआई कोई किसी तरह की ढील दे सकता है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक्स को एक निश्चित अमाउंट जो होता है, निश्चित परसेंटेज होता है अपनी लोन पोर्टफोलियो का, वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर से मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर हुआ या कुछ एसएमई एमएसएमई के टाइप के सेक्टर्स हुए, उनको आपको थोड़ा ना थोड़ा देना ही पड़ेगा पैसा। नहीं तो क्या है कि हर बैंक ये चाहेगा कि अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दे, उनको कोई देना नहीं चाहता। इसलिए आरबीआई ने नियम बना रखे हैं। अब इन नियमों को लेकर कोई ढील दी जा रही है। अब ढील देने का मतलब क्या, ये समझे कि इस सेक्टर को लोन नहीं देंगे तो चलेगा या लोन ज्यादा दे सकते हैं, देखना होगा क्या डिटेल्स आती हैं। लेकिन आरबीआई ने नियमों में ढील देने की बात की है। और इस प्रायोरिटी सेक्टर में कई बार ये भी मांग होती है कि रियल एस्टेट को भी प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाए ताकि रियल एस्टेट पे ज्यादा पैसा आ सके। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल शोभा लिमिटेड की जो हम बात कर रहे थे, स्टॉक आज फिर से 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मानसी बताएंगे हमें क्यों है तेजी शोभा लिमिटेड में, बताएं मानसी।
जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। महज एक महीने में 56% की बढ़त शोभा के स्टॉक ने दिखाई है और सेक्टर के विपरीत जब रियल एस्टेट सेक्टर में हम गिरावट देख रहे हैं, कई सारी वजह हैं जिसके वजह से गिरावट है इस सेक्टर में, लेकिन फिर भी शोभा लिमिटेड की बुनियाद काफी मजबूत है। देखिए Q4 FY20 में सेल्स वैल्यू 25% तक घटी जरूर है, लेकिन रियलाइजेशन में 13% की बढ़त हमने देखी है। इसके अलावा Q4 FY20 में 9 लाख स्क्वायर फीट सेल्स वॉल्यूम भी दर्ज किए हैं और खासतौर से बेंगलुरु में लॉन्च किए गए नए प्रोजेक्ट का अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से काफी अच्छा प्रदर्शन कंपनी के कारोबार में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में 8% और चेन्नई में सेल्स वॉल्यूम 20% की बढ़त दिखा चुके हैं सालाना आधार पर। अगर इनके सेल्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बेंगलुरु 73% सेल्स कंट्रीब्यूशन पूरे शोभा के कारोबार का दिखाता है, वही गुरुग्राम से 67% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। इन्हीं दो मार्केट से सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हम देख रहे हैं। इनके मैनेजमेंट से हमने जब बातचीत की तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। लॉकडाउन आगे जारी रहे तब भी कारोबार पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता दिखेगा और लॉकडाउन के चलते टेक्नोलॉजी की मदद से बिक्री पर काफी हद तक फोकस है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कंपनी को काफी फायदा भी मिल रहा है। सालान तक बिक्री में भी बढ़त की पूरी उम्मीद ये जता रहे हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत रियल एस्टेट सेक्टर की अगर स्थिति देखें तो लॉकडाउन के चलते मांग में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पूंजी जुटाने में दिक्कत से नकदी की समस्या तो है ही और लॉकडाउन के बाद भी रेजिडेंशियल बिक्री में 10 से 15% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ग्राहकों का बुकिंग कैंसिल करना एक बड़ी चिंता की बात है और जनवरी मार्च में रेजिडेंशियल बिक्री जो है करीब 30% तक गिर चुकी है, जो कि 2007 के बाद का सबसे बुरा आंकड़ा है। क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें बेंगलुरु में 52% की सेल्स ट्रेंड में गिरावट हमने इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक यानी कि 3 महीने में ही देख ली है। हैदराबाद में 40%, कोलकाता में 35%, ठीक इसी तरह मुंबई, दिल्ली, पुणे 18 से 19% की बिक्री में गिरावट महज 3 ही महीनों में देख चुके हैं। तो सेक्टर की हालत जरूर खराब है, लेकिन शोभा जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, शोभा इसीलिए आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये है शोभा लिमिटेड की कहानी, तेजी बढ़िया होती दिख रही है। ये शोभा लिमिटेड कभी सुमित जी ये आपके इस पे आता नहीं क्या रडार पे कभी, ये क्या बोलते हैं इसको आप, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के लायक नहीं है? अनिल जी आता है, बट मैं ये स्टॉक को कवर नहीं करता क्योंकि ये स्टॉक ने बहुत बड़ा गिरावट दिखाया है और मैं जनरली एक तो वॉल्यूम मुझे देखने को मिले और पैटर्न मुझे कंटिन्यूसली तेजी में देखने को मिले, उसी स्टॉक को मैं सैटेलाइट में कवर करता हूं। तो शोभा को मैंने अभी तक सैटेलाइट में जनरली कवर नहीं किया है। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो ये है शोभा लिमिटेड जहां पर बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में मैं आपके सामने 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और है जिसपे मैं राय लेना चाहता हूं, जो अब फ्रेश कमजोरी के संकेत दे रहा है, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल से एक मिनट कहां गया नीचे, बंधन बैंक, हाँ बंधन बैंक आप देखिए 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे से 10 रुपए ऊपर है और ऊपर से 10 रुपए नीचे। तो इसे क्या समझा जाए, ये ऊपर जाएगा या नीचे, बताना है बंसल जी आपको। बंसल जी आवाज आ रही है ना? अच्छा, आज मुझे ऐसा लग रहा है सारे लोगों ने लंच में कुछ न कुछ ऐसा खाया है कि सब सुस्ती फैला रहे हैं। जय सर, आप थोड़े चुस्त लग रहे हो, बताइए बंधन बैंक के चार्ट्स देखकर क्या हो रहा है? इनफैक्ट मैं कहूंगा अनिल जी बहुत ही लकीली कल जो बंधन बैंक हमने इसका कॉल ऑप्शन एक रेकमेंड किया था 220 का 19 रुपए पे, वो 27 रुपए तक गया था और वहां पे मुनाफा वसूलने का मैंने कह दिया था सारे लोगों को, तो वो अच्छा हुआ, एक अच्छा मूव देखने में मिल गया था। इनफैक्ट 2 दिन तक मिला हमें इसमें एक मूव अच्छा देखने को, वो होने के बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद ये गिरा है। अब मैं कहूंगा अनिल जी कि इसने एग्जैक्टली उसके प्रीवियस स्विंग लो के आसपास 180 के आसपास सपोर्ट ले लिया है, तो अब 180 के लेवल तोड़ता है तो ही मैं कहूंगा और हमें यहाँ से गिरावट देखने मिलेगी। एग्जैक्ट अनिल जी मैं कहूंगा सपोर्ट लिया 180 का, वो ब्रेक होता है तो 160 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने मिलेंगे। अगर 180 के नीचे मतलब 10% का फॉल देखने मिल सकता है बंधन में, वो नहीं हुआ सो आई थिंक ये एक रेंज में फिर से अटक सकता है। ऊपर की तरफ इसका रेंज है 205 206 और नीचे में 180, सो ये छोटी सी एक रेंज है अनिल जी, पर ओवरऑल ट्रेंड आज के फॉल के बाद नेगेटिव तो हो चुका है। चलिए, ये है आपके लिए राय, बंधन बैंक पर नेगेटिव ट्रेंड आपको इस वक्त दिखेगा। ये है अच्छा, इस बीच 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का वक्त है और स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दूं।
मैं स्वयं ही अपने लिए बिगुल बजाने की दरख्वास्त करता हूं, जरा बिगुल बजाइए। ओके, इस बीच एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस तरह का माहौल है अमेरिका के फ्यूचर्स में, और साफ तौर पर अमेरिका के फ्यूचर्स और इसके अलावा यूरोप के बाजारों का क्या हाल है वो एक बार देख लिया जाए, उससे आइडिया लगेगा कि हमें आखिरी 1 घंटे में क्या कुछ देखना है। डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे ट्रेड करें, सुबह से वैसे के वैसे हैं। जल्दी से हम यूरोप देख लें, जल्दी से हम एशियाई बाजारों को देख लें, एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कुछ करने जा रहे हैं और इस वक्त वहां पर किस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जल्दी जल्दी ले आइए। 1.5% से 0.25% की कमजोरी आपको दिखेगी इस वक्त यूरोप के बाजारों में, यहां पर कमजोरी होती हुई दिख रही है यूरोप के बाजारों में। और एशियाई बाजारों की क्लोजिंग किस तरह की हुई है वो भी जरा देख लीजिए। 2%, 2.5% के आसपास कमजोर होते हुए दिखे। कच्चा तेल तो खैर ठीक आपको पता है ही, और साथ ही अगर आप देखिए इस वक्त कच्चे तेल के साथ साथ बाकी संकेत तो क्या देख रहे हैं, रुपया तो कमजोर है ही। चलिए आइए अब मैं आपको बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अब बचे हुए समय के लिए जो है वो है आज की क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग निफ्टी की 9000 के नीचे होती है तो ये थोड़ी चिंता की बात है, ठीक है। और वो इसलिए कि 9000 के नीचे, 9000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है और वो डेटा ये है 9000 के पुट और 9000 के कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज का, जो कि माफ कीजिएगा, जो कि कल एक्सपायरी होनी है, माफ कीजिए परसों, सॉरी आज तो मंगलवार है, परसों जो एक्सपायरी होनी है दोनों में 9000 के लेवल पर। तो इसलिए 9000 के ऊपर की क्लोजिंग 9000 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर 9000 के नीचे बंद होते तो हम रिस्क थोड़ी सी खुलती हुई दिख रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज सुबह हमने 9044 का हाई बनाया है निफ्टी स्पॉट लेवल पर, सुबह पहले घंटे में, पहले सुबह दिन भर में उसको पार नहीं कर पाए। तो 9050 के नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है तो उस क्लोजिंग को आप खराब मानेंगे। 8900 के नीचे क्लोज होता है तो और भी ज्यादा खराब है। तो बेसिकली आपको ये देखना है 8900 से 9050 इस रेंज में आप कहां बंद होते हैं, ये क्लोजिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 8900 के नीचे बंद होंगे और खराब है, 9050 के ऊपर बंद होंगे तो उतने बुरे नहीं है, ये मानकर चलिए इस वक्त आप। सिंपल चीज ये है, तो ये हिसाब से क्लोजिंग है। अब रहा सवाल बचे हुए समय के लिए, जब तक आप 9000 के नीचे हैं तब तक 9000 के नीचे हैं तब तक आपको ये मानकर चलना है कि तेजी नहीं होगी, और अगर 9000 के ऊपर निकलते हैं तो फिर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती हुई दिख सकती है आपको। ये आपके लिए संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त निफ्टी पर। तो मैं इंतजार करूंगा, 9000 पार होता है तो 51 पॉइंट की जगह बन सकती है, नहीं तो आप होल्ड करिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, 19000 और 20000 ये है वो बैंक निफ्टी की रेंज जिसमें आपको फोकस करना है। इसके किसी भी एक तरफ बाहर निकलेंगे तो यहां पर ट्रेड होता हुआ देखते हैं, बड़ा ट्रेड बनेगा। आइए अब स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। एसीसी आज आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों के पहले 3% कमजोर है एसीसी का स्टॉक। जरा इसके चार्ट देखिए और बताएं जय क्या करना चाहिए। स्टॉक्स के ऊपर मैं लास्ट वीक काफी बुलिश था। इनफैक्ट मैंने कुछ स्टॉक्स आपको सजेस्ट भी किए थे। रामको सीमेंट्स में हमने लगातार कॉल दिया था जिसके टारगेट्स भी हिट हुए दो तीन दफे इनफैक्ट मैं कहूंगा, बट काफी मूव अच्छा आ चुका है ओवरऑल सीमेंट पैक में। अब मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलनी चाहिए मार्केट के साथ ही साथ। ऑन दी अपसाइड एसीसी में अनिल जी ऊपर में भी रेजिस्टेंस बन चुका है 1165 का, और नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1080 तक फिसल सकता है ये। ओके, तो ये है आपके लिए एसीसी पर राय। हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स पर तेजी बनी हुई है, आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, पर सीमेंट स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन वैसे रहा है। भसीन साहब ने भी जो सीमेंट स्टॉक्स रेकमेंड करे हैं वहां पर भी टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। भसीन साहब से भी उनकी कॉल्स लेंगे, पर हमारे साथ मानसी तैयार है। कुछ ही देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जान लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़े ऑडियो इशू हो रहे हैं, पर अनिल जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। उससे पहले मानसी से ओके, अनिल जी ने स्ट्रैटेजी दे रही, मेरी गलती है, वहां पर थोड़ा ऑडियो शो हो रहा था। पर मानसी से जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि एसीसी के जो आज नंबर्स आने वाले हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद वो कैसे रह सकते हैं। बताइए मानसी, क्या है एक्सपेक्टेशंस?
बिल्कुल दीपांशु, मिले जुले नतीजे रह सकते हैं। बिक्री में गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त जरूर दिख सकती है। वॉल्यूम्स में गिरावट रहेगी, जिसके चलते 12-12.5% तक की गिरावट बिक्री में देखने को मिलेगी और साथ ही रियलाइजेशन में 2% की बढ़त का अनुमान है। खासतौर से उत्तर और पश्चिम भारत में कीमतें लगातार बढ़ने से कंपनी के नतीजों को काफी हद तक फायदा मिलेगा। पेटको कोयले के कम दामों से फ्यूल खर्च में गिरावट की संभावना है और कीमतों में बढ़त और खर्चों में कमी का फायदा सीधे तौर पर मार्जिन पर देखने को मिलेगा। 13.5% से मार्जिन कंपनी के 15% के ऊपर तक जाते हुए दिख सकते हैं और साथ ही खर्चों में कमी और मार्जिन में सुधार का सीधा फायदा मुनाफे पर देखने को मिलेगा। मुनाफे को सपोर्ट मिल सकता है। 10% की बढ़त हम मानकर चल रहे हैं। 240 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 263 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। कुछ चीजें हैं जिस पर खास तौर से नजर रहेगी। एक तो कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर का प्रदर्शन इस तिमाही कैसा रहेगा और पिछले तिमाही का प्रदर्शन सीमेंट सेक्टर के लिए कैसा रहा, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही सीमेंट की मांग पर नजर रहेगी और वॉल्यूम्स की स्थिति क्या रहेगी इस तिमाही एसीसी के नतीजों पर, इस पर हम खास फोकस बनाकर चलेंगे। बिल्कुल, तो एसीसी के नतीजे आने वाले हैं और इस पर नजर रहेगी, क्योंकि पूरे सीमेंट पैक में तेजी रही है, तो देखना पड़ेगा कैसे नतीजे आते हैं और आगे जाकर कैसा इनका आउटलुक रहता है, जो भी काफी इस समय अहम रहेगा। हल्के सा दबाव है, 3.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी और बाजार वापस 8,950 के नीचे ही जा चुका है। तो जो भी हल्की सी रिकवरी हम आते हुए देख रहे हैं बाजार में, वो इस समय तो एटलीस्ट सस्टेन नहीं हो पा रही। अभी थोड़ी देर पहले इंडिगो का चार्ट पुलअप करते हैं। निचले स्तरों से एक हल्की सी रिकवरी जरूर आई थी उस स्टॉक में, तो वहां पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है या फिर ट्रेड खत्म होने से पहले पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं, पर उस स्टॉक पर नजर रखिए कि निचले स्तरों पे हल्की सी आपने रिकवरी जरूर आती हुई देखी है, जहां तक इंडिगो का सवाल है। पर दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज भारी बिकवाली हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि एक और बैंक जिस पर जो डेज लो पर आता हुआ दिख रहा है वो है फेडरल बैंक। 7.5% नीचे है इस समय फेडरल बैंक। जय ठक्कर, इस पर एक कॉल लूंगा। फेडरल बैंक क्या व्यू बन रहा है? ओवरऑल मैं कहूंगा दीपांशु के कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया था, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और इनफैक्ट सारे के सारे बैंक्स अगर आप देखें तो सारों में एक अच्छा रिवर्सल आप देखने मिल गया ऊपर से नीचे। ये क्लियरली दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स अब कुछ समय तक थोड़ा साइडवेज रह सकते हैं दीपांशु। फेडरल बैंक मुझे ऐसा लग रहा है 39 से लेकर 39.50 तक के लेवल्स दिखाएगा। अभी गिरावट और भी उसमें देखने मिल सकती है। ऊपर में क्लियर रेजिस्टेंस बन रहा है इसमें 45 का। ओके, 45 का रेजिस्टेंस बन रहा है, बट और गिरावट आ सकती है। सिद्धार्थ सिडानी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। कुछ ही देर में संजीव भसीन भी एक और हिट कॉल देंगे। सिद्धार्थ जी, जो कल कच्चे तेल में हुआ और उसके बाद जो मार्केट का मूड बिगड़ा है, क्या जो थोड़ी एक रैली आई थी वो खत्म हो गई, बाजार फिर से दबाव में आता हुआ दिख रहा है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली का दौर है इस समय? नमस्कार। जो अभी जो सिचुएशन है, एक मुनाफा कुछ भी आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बहुत ही। सिद्धार्थ जी माफ कीजिएगा, थोड़ा आपके ऑडियो में इशू आ रहा है। एक बार फिर से रिकनेक्ट करेंगे सिद्धार्थ जी के साथ और फिर जानेंगे कि उनकी राय बाजार पर क्या बन रही है। पर कुणाल जी, शो के शुरुआत से एक स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एमसीएक्स कच्चे तेल में तो हम देख ही रहे हैं कि निचले स्तरों पर, कल रिकॉर्ड निचले स्तरों पर गिरा है। एमसीएक्स के स्टॉक पर क्या व्यू बना है, क्योंकि 1000 के नीचे गया है। हालांकि ट्रेडिंग तो अच्छी खासी हो रही है कमोडिटीज में, तो वॉल्यूम्स तो वहां पर हैं, पर जो स्टॉक दबाव में आ रहा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, वहां पर क्या व्यू बन रहा है सर? मुझसे सवाल है दीपांशु जी। कुणाल जी, एमसीएक्स पर आपसे सवाल जी। दीपांशु, मेरी राय में देखिए एमसीएक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर आप रेंज देखें तो काफ़ी एक बड़ी रेंज है। 950 से लेकर से 1150 तक का 200 पॉइंट का दायरा है, जिसमें मुझे लगता है कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज इसमें हम फॉल देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 950 के आसपास स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट है और शायद वो सपोर्ट आपको वायलेट होता हुआ नजर नहीं आए। तो मेरी राय में अगर 950-55 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां पर एक बार के लिए इसमें सपोर्ट आएगा। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच की राय है। कोई नया ट्रेड यहाँ बनता नहीं है। जिनके पास है उनको 950 का एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की मेरी राय रहेगी। ये है राय आपके लिए। लेकिन जब एमसीएक्स की बात निकली है तो एक चीज आपको बता दूं दीप, 3:30 बजे जब आज हम शो खत्म करेंगे ये वाला, लेकिन इस शो को खत्म करने के बाद एक विशेष डिस्कशन है
और विशेष डिस्कशन होगा मृत्युंजय के साथ। और मृत्युंजय इस बात पर चर्चा करेंगे कि कच्चे तेल का जो क्लोजिंग प्राइस कल प्रोविजनल ₹1 लिया गया है 965 के बजाय, और अभी भी फाइनल प्राइस आना बाकी है, तो इसको लेकर क्या कुछ सेटलमेंट होगा, कैसे होगा, इस पर बातचीत करने के लिए संदीप जैन साहब होंगे जयपुर वाले, और एक सबरवाल साहब होंगे सीपीआई वाले, मैं भी बैठूंगा, और बंसल जी आप भी बैठना चाहें तो आपका भी स्वागत है। आप भी क्या कुछ इस पे बात करना चाहेंगे, जो पूरा मामला कच्चे तेल का जो चल रहा है कर रहा है, तो इस पे स्पेशल शो हम 3:30 बजे कर रहे हैं क्रूड में कोहराम पर। बिल्कुल अनिल जी, बैठना चाहूंगा और जुड़ना चाहूंगा, सुनना भी चाहूंगा और बोलना भी चाहूंगा अनिल जी। वाह, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बंसल जी को भी कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस बीच मैं हमारे दर्शकों को कहना भी चाहता हूं और थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी और माफी भी मांगना चाहता हूं। आज थोड़ी सी कनेक्टिविटी के इश्यू आ रहे हैं, कभी ये इश्यू बंसल जी के साथ आ जाता है, कभी सुमित जी के साथ आ जाता है, कभी सिद्धार्थ जी के साथ आ जाता है, और बहुत देर तक तो अभी खुद दीप के साथ भी आ रहा था। तो थोड़े थोड़े बीच में कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, तो ठीक है, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो थोड़ी सी आप हमारे साथ सहयोग करें। अब इस वक्त सारा स्मूथ है, सारे लोग एकदम परफेक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं। ओके, बीटीएसटी का बिल्कुल जय के लिए, और उसके बाद हमारे साथ भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और भसीन साहब इस कमजोर बाजार में देना चाहते हैं कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स। उससे पहले बिगुल जय ठक्कर के लिए। बताएं जय। अनिल जी, एक और फार्मा स्टॉक देना चाहूंगा मैं। इनफैक्ट इसका भी पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं अनिल जी इनफैक्ट पूरे निफ्टी फार्मा इंडेक्स के सारे स्टॉक्स देख रहा था, जिसमें औरोबिंदो फार्मा में आपने बताया कि जैसे यूएस एफडीए से एक अच्छा क्लियरेंस देखने मिला, तो उसमें 17-18% का मूव देखने मिला। बाकी अगर आप देखें तो दूसरा एक जो स्ट्रांग स्टॉक बनकर आ रहा है वो कैडिला, और कैडिला का मैं कहूंगा ऑप्शन के थ्रू 350 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए, जो भी 18.5 के आसपास अनिल जी मिल रहा है। इसमें आज कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर मैं देख रहा हूं तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है कैडिला हेल्थकेयर में, जो बहुत ही एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। साथ ही साथ मैं कहूंगा इसमें एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी देखने मिला है। 4 दिन के लास्ट जो एवरेज वॉल्यूम्स थे उससे ज्यादा वॉल्यूम्स आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। सो अगर नेक्स्ट कोई फार्मा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है क्लियर कट, वो है कैडिला हेल्थकेयर। इसका 18.5 के आसपास जो कॉल ऑप्शन मिल रहा है वो लेकर चलना चाहिए। इसका भी टारगेट करीब 28 से लेके 32 तक का बनेगा अनिल जी। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस रहेगा 14.5 का, 350 का कैडिला का कॉल ऑप्शन। ओके, 350 का कैडिला का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट लेवल्स जय वापस से बोलिए, मैं मिस कर गया, मैं नोट नहीं कर पाया। अनिल जी 18.5 पे खरीदने की सलाह दी है। 28 से लेके 32 ये 2 टारगेट के लिए खरीदना है। 14.5 का स्टॉप लॉस। ओके, 14.50 स्टॉप लॉस, 28 से 32 का टारगेट, 18.5 के आसपास खरीदिए कैडिला। ये है राय इस वक्त जय की तरफ से। आइए, नितिन जी तैयार है हमारे साथ अपने पीसीआर के साथ, और नितिन जी का करते हैं स्वागत। बजाइए बिगुल पीसीआर का। नितिन जी बताइए। नितिन जी, अनिल जी एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन है विप्रो की, वो पुट ऑप्शन एज इट इज हम कैरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 13.5 रुपए के आसपास की पुट ऑप्शन है, 18 का टारगेट है, तो इस पुट ऑप्शंस को विप्रो की 190 की कैरी करेंगे। अगर आपने स्प्रेड किसी ने बना रखी है, जो हम लोगों ने रिपेयर किया था कि 190 लेके 175 बेच दिया था, स्प्रेड में कन्वर्ट कर दी थी, तो वो भी कैरी करेंगे, क्योंकि स्प्रेड है तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल हम विप्रो की एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें, नया कुछ करने का इरादा नहीं रख रहे हैं? कोई रिजल्ट तो है नहीं अनिल जी। अगर निफ्टी में स्ट्रेटजी है तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी है 2-3 दिनों में, नेक्स्ट 2 दिनों में बियर पुट स्प्रेड हम प्ले कर सकते हैं। बियर पुट स्प्रेड में 89 की पुट ऑप्शन जी, 89 की पुट ऑप्शन लेकर के 87 की बेचनी चाहिए 1:1 जी। ये जो बनाने में कॉस्टिंग आ रही है 65 रुपीज की, यानी 89 की पुट ऑप्शन मुझे 115 में मिल रही है और 87 की बिक रही है 51 में, तो कुल मिला के 65 रुपए की कॉस्टिंग है। और 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 130 रुपीज का टारगेट रखेंगे। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक्सपायरी 88, 87, 50 की तरफ हम जा सकते हैं। तो बियर पुट स्प्रेड 1:1 स्ट्रेटजी होगी। इसमें 30-35 रुपए का हम रिस्क लेकर के चल रहे हैं। नहीं,
ओके, 30 रुपए का रिस्क है, बस मैक्सिमम रिस्क भी उतनी है, ठीक है, परफेक्ट है, ये आइडिया ठीक है। 30 रुपए में आपको निफ्टी की मंदी करने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो 65 रुपए की कॉस्ट बनेगी। 8,900 का एक पुट खरीदिए, लिख लीजिए, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, 8,900 का एक पुट खरीद लीजिए और एक पुट बेचिए 8,700 का, जो बिकेगा 51 रुपए में, यानी कि आपकी कॉस्ट आ गई 65 रुपए। 30 रुपए का स्टॉप लॉस ये लगा लीजिए आप, यानी कि 35 रुपए की रिस्क है और 130 रुपए का टारगेट है, ये मानना है नितिन जी का बेयर पुट स्प्रेड निफ्टी में। शुक्रिया नितिन जी। और रिजल्ट सीजन फिर से शुरू होगा फुल फ्लेज, आपके पीसीआर और आते दिखेंगे। अभी तो पीसीआर का मामला बिल्कुल परफेक्ट सही चल रहा है। ओके, अब है वागले साहब तैयार अपने बीटीएस डबल टी कॉल के साथ। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, बजाज फाइनेंस मुझे बेचना है, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज है और ये जिस तरह से पैटर्न बन रहा है ये ऑलरेडी 9.98% डाउन है लगभग, तो शायद 10% होने के बाद ये एक आधे घंटे के लिए फ्रीज हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि कल एसटीबीटी के तौर पे अगर आप बेचते हो, कल 30 से 40 रुपए गैप डाउन मिलना चाहिए। मेरा 2040-2035 का टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस है 2110 के ऊपर जाएगा तो काट लेना है। ओके, 2110 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है बिकवाली। ये है राय आपके लिए बजाज फाइनेंस में 2085, ये है लेवल जहां पर आपको करनी है बिकवाली 2040 और 2035 के टारगेट के लिए। इस बीच सिंगापुर की तरफ से कुछ खबरें आती हुई दिख रही है। सिंगापुर में आंशिक लॉकडाउन 1 जून तक। 1 जून बहुत दूर है, अभी तो 1 जून, आज तो 21 तारीख की हुई है भाई, अप्रैल के। पूरा मई और अप्रैल का 10 दिन और 9 दिन लंबा जा रहा है। दीप, ये क्या होगा, मतलब आंशिक लॉकडाउन ही है लेकिन फिर भी 1 जून तक। सर, सिंगापुर में बहुत परेशानी है, क्योंकि हम पहले जब बात कर रहे थे, जब पहले स्टार्टिंग के दिन थे इस वायरस के, तो सिंगापुर का एग्जाम्पल लिया जाता था कि कैसे सिंगापुर ने इसको कंट्रोल कर दिया है। पर अब सिंगापुर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कैसे उन्होंने लॉकडाउन जल्दी खोलकर एक गलती कर दी है, क्योंकि सिंगापुर में जल्द तेजी से बढ़कर केसेस अब 10,000 तक पहुंच गए। सर, आपको याद होगा जब आप 2-3 हफ्ते पहले समीर अरोड़ा साहब से बात कर रहे थे, बाकी सब जगहों पे लॉकडाउन था, उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में कोई लॉकडाउन नहीं है, हम आराम से घूम रहे हैं। तो एक्चुअली सिंगापुर की गलती ये हुई कि उन्होंने लॉकडाउन जल्दी खोल दिया और उसके वजह से वापस तेजी से सिंगापुर में केसेस फैल गए। अगर आज की बात करें सर, तो 1011 लगभग 1100 नए मामले सिंगापुर में आज ही आए हैं और अब 10,000 के आसपास सिंगापुर में मामले हो चुके हैं। तो इसकी वजह से उन्हें अपना लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले मई तक अपना लॉकडाउन बढ़ाया था, पर अब ऐसे संकेत आ रहे हैं कि जून तक इनका लॉकडाउन बढ़ेगा। और इन्होंने जो अपने बाजार में सर्किट फिल्टर्स लगाए थे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी अब एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो बाजार के इनके जो सेफगार्ड्स है उनको भी ये एक्सटेंड कर रहे हैं और साथ ही लॉकडाउन भी 1 जून तक एक्सटेंड हो सकता है सर, क्योंकि बहुत तेजी से लॉकडाउन उठने के बाद सिंगापुर में बहुत तेजी से नए मामले सामने आए, इसलिए इन्होंने लॉकडाउन फिर से लगा दिया सर। ओके, तो ये है इस वक्त सिंगापुर में लॉकडाउन की सिचुएशन, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती दिख रही है। लॉकडाउन काफी लंबा बढ़ाया जा रहा है सिंगापुर के लिए। आइए, इस बीच सिद्धार्थ सैदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए तो पहले से ही हैं, लेकिन ऐसा इस बार फील हो रहा है कि उनसे बात बराबर हो पाएगी। सैदानी साहब, ये सारी एनबीएफसी फिर से गिरती हुई दिख रही है, खरीदें या अभी दूर रहे? जी बिल्कुल अनिल जी, अभी दूर रहने की सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है कि एनबीएफसी में एक कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पा रहा है, एक कन्विक्शन बन ही नहीं पा रहा है। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है, आप कर सकते हैं, पर निवेश के हिसाब से मैं मानता हूं कि अभी भी वेट एंड वॉच है। तो भी ऐसे कहा जाता है ना कि कोई भी जगह पे अगर आप चले जाए तो कुछ ना कुछ एक चीज तो अच्छी दिखी जाती है, जितना भी बुरा सेक्टर हो। तो इसमें से अगर आपको चुनना हो तो मुझे लगता है कि एक एचडीएफसी लिमिटेड ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी कोई भी कंपनी में निवेश की राय अभी नहीं है। वेट एंड वॉच देखते हैं और 2 महीने के बाद कैसी परिस्थिति रहती है उसके बाद ही कॉल लेंगे। ये है आपके, ये आप ही की खासियत है सिद्धार्थ सैदानी साहब। देखो, आपने एक बहुत बढ़िया बात की, एक सेंटेंस अच्छा किया, मुझे नहीं पता बाकी सब लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, कि कोई भी कितने ही सेक्टर खराब हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाता है। ये अच्छा कुछ ना कुछ मिलने की, जो आपकी अच्छी चीज संभालने की, ढूंढने की और उसके सहेज के रखने की जो आपकी एकदम, वो कहना चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं उसे, परंपरा, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो हर एक खराब चीज में या कमजोर चीज में भी कुछ ना कुछ आप अच्छा देख ही लेते हैं। तो ये है राय। इस बीच अब
आईसीआईसीआई बैंक को लेकर जो खबर आ रही है, कल जो खबरें आई थी कि कोई एक सिंगापुर की कंपनी को लेकर वहां पर एक्सपोजर को लेकर इशू था और ये बताया जा रहा है कि शायद 700 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो सकता है। अब ये जो खबर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस पर वो बातचीत की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और चीज जो आपको जो नजर आ रहा है वो मैं बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक ये कह रहा है कि एक्सपोजर की रकम कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगी। हिन लियोंग ट्रेडिंग में आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोजर $10 करोड़ का है, यानी कि लगभग 750-760 करोड़ रुपए का हो गया एक तरह से वो एक्सपोजर है। अब कितना नुकसान होगा नहीं होगा ये सब चीजें देखने को मिलेगी आपको। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये खबर आपके लिए आती हुई दिख रही, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। सिद्धार्थ जी, इस खबर के दम पर आईसीआईसीआई बैंक कल थोड़ा कमजोर हुआ, आज भी कमजोर है, कुछ डरने की घबराने की जरूरत है या फिर चिंता की बात नहीं, आ चुका है प्राइस में? नहीं अनिल जी, प्राइस में आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो जो दो कंपनियां करके वो टू बिग टू फेल है, इनको खराब होने ही नहीं देगी भारत सरकार। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो देश की इकोनॉमी को चला सकती है। मैं मानता हूं कि इनमें जरूर नेगेटिव न्यूज है, स्टॉक में गिरावट है, बट ये डाउन एंड आउट नहीं है, ये खत्म नहीं हो गई है। तो नीचे पे हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनियां ऐसी सदाबहार कंपनियां हैं, कभी भी आपको बाउंस बैक देके 10-15% का अपसाइड दी जाएगी। तो बिल्कुल डाउन साइड पे जरूर एक्यूमुलेट। ओके, तो नीचे की तरफ आप चिंता न करें। लेकिन इस बीच दीप वापस आखिरी जब आधे घंटे में हम प्रवेश करें तो निफ्टी 9000 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये आखिरी आधा घंटा ये बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि 9000 पार हो पाता है या नहीं। कोशिश 2 अटेम्प्ट किए अभी 2 बजे के बाद 2 अटेम्प्ट किए, पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, देखते हैं दूसरे अटेम्प्ट में क्या 9000 के पार हम निकल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दीप। बिल्कुल अनिल जी, और मैं बस देख ही रहा था निफ्टी पर नजर, थोड़ी सी सर हल्के लेवल निचले स्तरों से ना थोड़ी सी रिकवरी आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अगर आप देखेंगे तो 20-30 रुपए की रिकवरी आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पिछले 10 मिनट में, तो वहां से भी थोड़ा सहारा मिला है। बल्कि अब अगर आप इस समय देखेंगे सर, तो आपके टारगेट्स के आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रिकवर होकर डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो हल्की सी रिकवरी वहां पर है जिससे बाजार को सहारा मिला है। पर जो दिग्गज बजाज फाइनेंस है जिस पर अभी वागले जी ने कॉल दी, वो अब डेज लो पर आता हुआ दिख रहा है। तो वहां से वो पुश एंड पुल जो हो रहा है एक कहते सकते हैं मार्केट का, वहां से थोड़ी स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है सर इस समय। पर हाँ, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर आती हुई दिख रही है। थोड़ा वायदा कारोबार की भी अगर आप ब्रेथ की बात करें तो वो भी इंप्रूव हुई है। कंजम्पशन के साथ साथ जो फार्मा नेम्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, कुछ और नाम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बास्केट में आ जाएं। हीरो मोटो पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। आपको याद होगा ये कल संजीव भसीन साहब ने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, अभी थोड़ी देर में वो वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहां पर अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी हुई है। आज प्रॉब्लम हो रही थी सुबह स्टॉक में, पर वहां से फिर अच्छी रिकवरी आई है। और एक टीवीएस मोटर्स को भी पुल करते हैं क्योंकि वहां पर भी एक अच्छी सी रिकवरी आती हुई दिख रही थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं सर जो शायद बाजार को रिकवरी में मदद कर रहे हैं इस समय। ओके, लेकिन रिकवरी में मदद करने में सबसे ज्यादा रिकवरी में मदद होगी कोई कर सकता है, ये स्टॉक नहीं है। दीप, कोई आइडिया है सबसे ज्यादा रिकवरी में कौन मदद कर सकता है? एनी केसेस? सर एक ही है, भसीन साहब ही हैं, जब भी आते हैं तभी वो मार्केट को पॉजिटिव कर जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। तो भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और भसीन साहब देंगे अपनी कुछ बेहतरीन पिक्स। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, बंसल जी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे सारे संबोधन ज्यादा बंसल जी पर होते हैं, लेकिन वैसे ये संबोधन सबके लिए है। देखिए आज है ना एक स्पेशल दिन है और ये दिन है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। मतलब दुनिया भर में आप नया कुछ करें, क्रिएटिविटी करें, इनोवेशन करें, ये आज वो वाला दिन है। तो आपको मैं एक सवाल पूछूंगा 3:30 बजे, सारे हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको, कि भाई ऐसी क्या इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी आपने पिछले 1-2 साल में जी बिजनेस पे देखी है जो आपको बड़ी पसंद आ गई हो, दिमाग में रह गई हो। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे 3:30 बजे। वागले साहब सुन रहे हैं ना, आप भी नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं आप। तो सबको जवाब देना है मेरे सवाल का कि क्या ऐसी क्रिएटिविटी है जो हुई है पिछले 1-2 साल में, उस पर हम पूछेंगे और बाद में हमारे व्यूअर्स भी उस पर जवाब देंगे। तो मैं 3:30 बजे आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बिगुल भसीन साहब के लिए।
वसीम साहब, स्वागत है आपका। और इस वक्त शायद बाजार में सबसे ज्यादा जरूरत आप ही की है, तो बिल्कुल आप सही वक्त पर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। पहले तो ये बताइए कि कुछ अपडेट देना चाहते हैं, उसके बाद हम नई कॉल्स लें आपसे। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो काफी मुश्किल दिन रहा है और 3, 4, 5 दिन की अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन और पेसिमिज्म फिर आ गई है। बट मैं आपको फिर दावे से कहता हूँ ये पेसिमिज्म 2 दिन और रहेगी। 24 तारीख को वापस आप अपसाइड देखना शुरू हो गए और अगले हफ्ते फिर वही 9300 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये लिख के ले लो। दूसरी बात, कल हमने आपको सन फार्मा लास्ट में कहा था 470 पे 490 का टारगेट था, 488, 493 वो टारगेट हिट हो गया। और उसके अलावा 2 कॉल और थी, आईओसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, उनमें स्टॉप लॉस हो गया। हीरो होंडा अभी भी कायम है, 1740 का स्टॉप लॉस था और 2000 का टारगेट, और मैं अभी भी फर्म हूं कि हीरो होंडा विल आउट परफॉर्म। हमने आज राजीव बजाज जी को भी सुना है और वो कह रहे हैं डिमांड इज ह्यूमंगस और वी आर जस्ट वेटिंग कि सरकार कब ये खोले और वापसी कस्टमर विल कम बैक एंड सो ऑन। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज पे। दूसरा, मैं मार्केट पे नेगेटिव नहीं हूँ। अब तेल घटता है और ये जो एक वन इन अ लाइफ टाइम इंसिडेंट है, ये एक अनहोनी है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हमारा ये कंट्रोल जरूर है कि तेल जितनी देर ये रेंज में रहेगा, सरकार को तो पैसा क्रेडिट आ ही रहा है एंड दे आर मेकिंग मनी बोथ साइड। सो असाइड फ्रॉम दैट, अब मैं आपको 2 कॉलें दूंगा जो मुझे लगता है बाजार में अच्छी इस भाव में लेने वाली शेयर है। उनमें से अनिल जी पहला शेयर होएगा मेरा फेडरल बैंक। मैंने 2-3 दिन से कह रहा था, कल टारगेट भी हिट हो गया। बट फेडरल बैंक इज एन इनऑर्डिनेट बेनिफिशियरी ऑफ कासा रेशियो एक्सपेंशन एंड जितना फ्लोज केरला से आएंगे। साथ में केरला में बिजनेस इज बैक टू यूजुअल, द फास्टेस्ट स्टेट विच हैज रिज्यूम बिजनेस। उन्होंने बहुत वेल हैंडल किया है एंड आई थिंक देयर इज टू मच ऑफ पेसिमिज्म ऑन फेडरल बैंक। इट इज अ क्वालिटी बैंक, इसका कासा रेशियो, इसके निम्स, इसकी जो एनबीएफसी की तरफ और बोरोइंग है उसमें भी अब ढील दे दी टीआरटीओ में। तो आई थिंक इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। तो ये डिक्लाइन टूवर्ड्स 42, 75, 43 आपको लेने वाला मौका है। अगेन यू विल सी 47 to 48 और थोड़ा सा लंबा रखे तो 50 का टारगेट आ सकता है। ओके, 47-48 का पहला लक्ष्य खरीदारी करें आप फेडरल बैंक में 42, 75, 43 के आसपास ये ले सकते हैं। और आपको पहला टारगेट 47 रुपए 48 रुपए के आसपास का रखना है, दूसरा टारगेट आपको रखना है 50 रुपए के आसपास का। तो ये है पसंदीदा बैंक का। बचिन साहब, कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है इसमें? स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप ज्यादा रखिए क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। 41 रुपए 35 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 41.35 ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा और यहां पर आपको करनी है खरीदारी इस वक्त फेडरल बैंक में। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं इससे पहले कि आप अपनी दूसरी पिक दे। आज पूरा ऑटो सेक्टर लहूलुहान है, सबकी हालत खराब है, लेकिन आपका हीरो होंडा, जिसको आप हीरो होंडा बोलते हैं, हीरो मोटोकॉर्प, ये मजबूती के साथ डटा हुआ दिन के हाई पॉइंट पर है, 1825 पर ट्रेड करता हुआ। तो बेहतरीन कॉल आपका कल का हीरो मोटोकॉर्प अभी भी मजबूती के साथ डटा हुआ। बताएं सर, और भी कोई कॉल है आपके पास? हाँ अनिल जी, दूसरा पिक है मेरा। प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, लेकिन मैंने अभी रिटेल से चेक किया तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल्स आर बूमिंग। और आपने अभी मैंने कुछ टाइम पहले शोभा की बात सुनी थी, तो उसमें मेरा दिग्गज और टॉप पिक है गोदरेज प्रॉपर्टी। ये 665, 667 का रेट है। गोदरेज प्रॉपर्टी इज द पेडिग्री प्ले फ्रॉम द हाउस ऑफ गोदरेज और उनके पास जितना मार्केट शेयर अब है, आई थिंक आफ्टर डीएलएफ इन द नेक्स्ट 3 years दे माइट एक्चुअली सुपरसीड डीएलएफ। So Godrej property would be my top pick around the 665, 667, 650 का stop loss रखिए and the target would be 700 rupees on Godrej. 700 is a moderate target, but because आजकल अब ट्रेडिंग का वो है तो 700 to 720 would be the target on Godrej property. ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिल्कुल प्रॉपर्टी स्टॉक्स में तेजी बनती हुई भी दिख रही है। शोभा तो आज भी ऊपर के सर्किट पे, लेकिन ऑलरेडी ये बढ़ा हुआ है, 690-95 के आसपास है। तो 650 का स्टॉप लॉस, 700-720 के टारगेट के लिए वसीम साहब कह रहे हैं कि खरीदारी करें। वसीम साहब, 680-85 में भी लेना चाहिए या फिर थोड़ा नीचे आने दें, इंतजार करें? सर वही है, 665 में आपको मैंने कहा तो आप रख सकते हैं सर। देखिए ये क्वालिटी स्टॉक है, ये अगर आप भूले पिछले रख भी लोगे तो इसमें आपका भाव एक्सीड हो जाएगा। तो आप इसमें टारगेट 735 का रखिए फॉर द एंड ऑफ द वीक, 735 to 750 आई वुड से। ये आइडिया आपका टारगेट ही बढ़ाते हैं, ये बहुत बढ़िया काम है कि मतलब लोग वो कहते हैं ना, कहीं वसीम साहब आपने वो कहावत सुनी क्या कि जितने चादर लंबी हो उतने ही पैर फैलाएं।
आपका सिस्टम मुझे थोड़ा अलग लगता है, आप चादर ही लंबी कर देते हो, पैर क्यों छोटे करने, बिल्कुल वैसा ही है ना वसीम साहब? बिल्कुल सर, ये मौके रोज रोज नहीं आते, ये 100 साल में पहली बार ये आ रहे हैं। और मैं वो फियर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव वाला आदमी हूँ। मैं कहता हूँ बाय द फियर, और वो भी क्वालिटी स्टॉक्स, वो जो आपको मिल रहे हैं जिसमें आप टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ ये दोनों शेयर तो मेरे टॉप बायज हैं। मैं एक ट्रेडिंग पिक भी दूंगा आज आपके लिए अनिल जी, जो मैं जनरली नहीं देता, वो अगले 2 दिन के लिए है। वो अच्छा, 2 दिन के लिए भी पिक है आपके पास, क्या बात है, ओके वंडरफुल। तो या आज ये अभी देने वाले हैं या तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूं सर। बताइए सर। सर रिलायंस, ये सबका महारथी रिलायंस है, और रिलायंस ने नीचे ये 1150, 52, 55 से बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। इट्स बैक टू 1205। अगर आप इसमें आज का स्टॉप लॉस रखें तो आई वुड से रिलायंस कैन इजीली टच टारगेट ऑफ 1275 to 1300 बाय द एंड ऑफ इन द नेक्स्ट 3 days। ओके, तो ये है वो स्टॉक, रिलायंस मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा। 1275 से 1300 तक के टारगेट के लिए रिलायंस में भी आप कर सकते हैं खरीदारी, और रिलायंस ही दिन के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। आज सुबह हमने शॉर्ट कॉल भी दिया था, सारे टारगेट हासिल हुए, 1170 तक के टारगेट देखे, लेकिन क्या यात्रा रही देखिए। सुबह बाजार की कमजोरी में पूरा कंट्रीब्यूशन रिलायंस आया, आज बाजार की रिकवरी में भी अब पूरा कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो 1245 के आसपास रिलायंस के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर भी आप 1 या 2 दिनों के लिए आज से कर सकते हैं खरीदारी, ऐसा मानना है बसीन साहब का। तो 3 बेहतरीन स्टॉक आज आपको फिर से खरीदारी के लिए मिले हैं। फेडरल बैंक 43 रुपए के आसपास खरीदिए, 41 रुपए 35 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा, 47, 48 और 50 रुपए के टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टी 665 से 680 की रेंज में खरीद सकते हैं आप, 650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 700 रुपए का पहला टारगेट, 720 से लेकर 735 रुपए तक के टारगेट्स आगे बनेंगे आपके लिए। रिलायंस 1245 के आसपास खरीद सकते हैं, कैश में देख रहे हैं तो 10 रुपए नीचे होगा, शायद 1235 के आसपास, 1275, 1300 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इसमें अपनी राय देने के लिए। तो ये है आपके लिए वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है, और 9000 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी मजबूती के साथ अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है बाजार में। अच्छी तेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है, ये कहना सही होगा। तो दीप, अब रिलायंस लीड कर रहा है रिकवरी को। बिल्कुल अनिल जी, थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो 1190 के आसपास रिलायंस में रिकवरी शुरू हुई थी सर, और वहीं से अब हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी को आगे लेकर जा रहा है स्टॉक। देखना पड़ेगा कि और आगे किससे पार्टिसिपेशन आता है, क्योंकि अभी रिलायंस का पार्टिसिपेशन रहा है, अभी भसीन साहब आए, इसलिए देखिए सर हीरो मोटोकॉर्प भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। जैसे जैसे भसीन साहब बात कर रहे थे हीरो मोटो भी पॉजिटिव आ गया, और भारतीय एयरटेल यहां पर भी हल्की सी रिकवरी आती हुई दिख रही है, अब 2% ऊपर है स्टॉक। बजाज फाइनेंस में भी निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी आ रही है सर, तो लोअर सर्किट पर जो वायदा कारोबार का लोअर सर्किट है वहां पर तो वो जाने की तैयारी में नहीं दिख रहा है। पर हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल, इन 3 स्टॉक्स में हमने पिछले 10 मिनट में अच्छी खरीदारी देखी है, बल्कि हीरो मोटोकॉर्प पे तो अब ब्रेकआउट भी आ रहा है, और भारतीय एयरटेल भी अब 500 के लेवल्स छूने की तैयारी में दिख रहा है। सुमित जी, एक भारतीय एयरटेल पर आपसे कॉल अगर ले सकें तो 500 के लेवल पर आ गया है, कितना अहम है ये? दीपांशु, 2% स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल के अंदर कल का जो हाई है वो एक बार टूटता है तो उसके बाद इस पे तेजी और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। भारतीय एयरटेल में ऊपर में 507, 510 का रेजिस्टेंस है, ये लेवल छूटने के बाद इसमें तेजी और बढ़ेगी। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें, क्योंकि लोअर लेवल से बहुत बढ़िया और बहुत स्मार्ट मूव है। 507 से 510 का लेवल टूटने के बाद 525 से 530 तक का मूव भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेगा, तो फ्रेश बाय का ट्रेड भी लिया जा सकता है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चलें। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं, नया ट्रेड भी आप ले सकते हैं। डेज हाई पर आपको दिखेगा इस समय भारतीय एयरटेल का स्टॉक। एक स्टॉक और कैश मार्केट का जो थोड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा था और वो पूरा गिर गया, 750 पर है पॉलीकैब। कुणाल जी, पॉलीकैब पर नजर डालिए, एक अच्छी से मूव आई निचले स्तरों से, एकदम वर्टिकल रिकवरी आई और फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ गई उतनी तेजी से। बिल्कुल, देखिए काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है दीपांशु, लेकिन एक सीमित दायरे में ही कुल मिलाकर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दायरा आप देखें तो 725 से लेकर के 770 का 50 रुपए का दायरा है, और इसी में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हम स्टॉक को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह बाजार का वातावरण है, बड़े स्टॉक्स भी टिक नहीं पा रहे हैं, और अगर ये स्टॉक 725 के स्तर को तोड़ता है दीपांशु, तो मुझे लगता है कि फिर सीधा 600 तक की यात्रा शुरू होगी। तो इन स्तरों पर बिल्कुल अवॉइड करने की राय।
ओके, इन स्तरों पर बिल्कुल अवॉइड करने की राह है। टाटा स्टील यहां पर एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है और डेज लो पर है। आज राकेश जी, कुणाल जी ने सुबह चार्ट कॉर्नर पर भी दिया था, चंदन जी का भी कॉल आया, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी इससे बात करी है। बंसल जी, टाटा स्टील पर कुछ स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, टारगेट रिवाइज करना है, डेज लो पर आता हुआ दिख रहा है स्टॉक इस समय। बिल्कुल स्टॉप लॉस रिवाइज होना चाहिए और अब स्टॉप लॉस को 268 पे लेके आना चाहिए। और दीपांशु, मेरी समझ से तो टाटा स्टील में इन स्तरों पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। जो भी छोटा मोटा मुनाफा हो रहा है उसको बिल्कुल बांध के जाना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ देखिए, हम मार्केट में हमारा एम होता है रिस्क रिवॉर्ड को देखना, और एज ऑफ नाउ कैरी फॉरवर्ड के लिए बेस्ट ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लग रहा है, जहां पर काफी लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी थी क्रूड में गिरावट देख के और काफी अपनी अपनी एजम्पशंस लगा के। तो इस समय कैरी फॉरवर्ड के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी बेस्ट ट्रेड रिलायंस लगता है। तो टाटा स्टील से निकल के अगर कुछ करना हो तो रिलायंस को कैरी करना चाहिए। ओके, टाटा स्टील से अगर आप निकल सकते हैं, सुबह जो बिकवाली की राय दी थी, अपने आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डेज लो पर है स्टॉक, और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मूव कर सकते हैं, वहां पर आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। सिडानी जी, अगर आपसे बात कर सकें, जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट आया कच्चे तेल की वजह से, और फिर जिस तरह का एक कंजम्पशन स्टॉक्स पर वापस फोकस आया, क्या आप कुछ पोर्टफोलियो चर्न कर रहे हैं इसकी वजह से, या फिर जो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हो रहा है इसकी वजह से बाजार में, क्या उसके एक लॉन्गर टर्म इफेक्ट्स भी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल दीप, मुझे लगता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट देखने मिलती है तो एक कंजम्पशन स्टॉक, फार्मा क्षेत्र, ये नेचुरली बेनिफिशियरी होते दिखते हैं और यहाँ पे ही फंड जाने लगते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि एक खरीदारी आ जाती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी मैं मानता हूँ कि कंजम्पशन स्टॉक्स जरूर अच्छे रहेंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण एक ही है, भारत ऐसे इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन कंट्री है। 70% प्रोडक्ट्स जो भारत बनाती है वो खुद ही कंज्यूम कर लेती है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन बेस्ड जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो थोड़े से महंगे वाले भी क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के ज्यादातर प्रोडक्ट 50 से 100, 200, 500 रुपए के होते हैं, तो उससे भी महंगे जो कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भी भारत में कंज्यूम जरूर होंगे। तो इस पे चिंता बिल्कुल ना करें, कंसर्न बिल्कुल ना रखें। कंजम्पशन वाले स्टॉक सदाबहार रहेंगे और हमेशा परफॉर्म करके देंगे कोई भी माहौल में। ओके, तो कंजम्पशन स्टॉक्स पर भरोसा रखें, कोई भी माहौल में आपको अच्छा मूव ही देंगे। वागले जी, आपकी ट्रेडर्स फेवरेट पिक जस्ट डायल सर, डेज लो पर ये भी है, 320 पर आ गया है स्टॉक इस समय, क्या करना चाहिए इधर? दीपांशु, स्टॉक तो वीक है, उसमें कोई ये नहीं है, बट मेरे हिसाब से बेचना चाहिए। मुझे लगता है कल के दिन में आपको 300 के लेवल्स मिलने चाहिए। 328 के करंट भाव से मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी 321 का करंट भाव है, आपको 330 के स्टॉप लॉस से बेचना है। 304, 305 के लेवल कल मिलने चाहिए। ओके, जय, ऑटो स्टॉक्स में जो रिकवरी आई थी उतनी ही तेज गिरावट आ रही है। मदरसन भारत फौज की तो हमने बात कर दी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसने आज 900 का स्तर तोड़ा है, 5% की गिरावट है। निचले स्तरों पर थोड़ी रिकवरी या थोड़ी स्टेबिलिटी की कोशिश जरूर कर रहा है, पर यहां से आपको और वीकनेस दिखेगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। जय दीपांशु, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बालकृष्ण में हमें और भी एक यहाँ से गिरावट देखने मिलनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अगर मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ दीपांशु, तो एक क्लियरली राइजिंग चैनल का एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है। एज ऑफ नाउ 868 के आसपास चल रहा है, इमीडिएटली 857 और उसके बाद 828, ये दो लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बालकृष्ण में क्लियरली एक रिवर्सल हमें देखने मिला है ऊपर से नीचे, तो ये स्टॉक वीक रहेगा। बट दीपांशु, ये कहूंगा कि मैं कुछ देर पहले भसीन साहब बता रहे थे कि ऑटो स्टॉक में हीरो मोटोकॉर्प चल सकता है, वैसे ही मेरे पास भी एक ऑटो स्टॉक में एक रिकमेंडेशन है, कॉल ऑप्शन के जरिए मैं देना चाहूंगा। ठीक है, तो बिगुल बजाते हैं जय के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का, और ऑटो स्टॉक पे स्ट्रैटेजी आ रही है। बताइए जय। दीपांशु, मुझे याद है जहां तक कि ये स्टॉक आपने कल भी कवर किया था, टीवीएस मोटर्स, 320 का इसका कॉल ऑप्शन लेना है, जो करीब अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना है। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 8.5 रुपए का। इसमें पहला जो टारगेट रहेगा दीपांशु वो रहेगा 19 रुपए का, और सेकंड टारगेट रहेगा 22 रुपए का। 19 रुपया और 22 रुपया,
ये 2 टारगेट के लिए बाय करना है 8.5 के स्टॉप लॉस के साथ 320 का कॉल ऑप्शन। और टीवीएस मोटर्स, जहां तक मुझे पता है कि आपने भी कल कवर किया था कहीं ना कहीं कि इसका कोई तो एक फॉरेन की कंपनी टेक ओवर कर रहा है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.5-2% आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली पॉजिटिव बायस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लियरली डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला है इसमें। ऑटो स्टॉक में टीवीएस मोटर्स में भी और भी हमें बढ़त देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इसके जो टारगेट्स ऊपर दीपांशु में देख रहा हूँ इमीडिएटली वो है 327 तक। तो अगर 327 तक जाता है तो इसकी जो ऑप्शंस की वैल्यूएशन आती है 19 रुपए और 22 रुपए, वो तो इजीली हो जानी चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर्स इसका 320 का कॉल खरीदना है। कॉल की प्राइस क्या आ रही है इस समय जय? दीपांशु अभी होगी 14 रुपए, हमने रेकमेंड किया 11:30-12 के आसपास। ओके, सो 12 से 14 के बीच में आपको कॉल है, फिर भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 19 रुपए और 22 रुपए ये 2 टारगेट्स हैं आपके, और 8.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हमने थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो दोनों पर ही अच्छी रिकवरी आई थी ऑटो स्पेस में। बाकी ऑटो स्टॉक्स वीक हैं, पर यहां पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। बस कुछ ही देर में अनिल जी से भी जान लेंगे कि आखिरी 10 मिनट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बाजार में। रिलायंस थोड़ा रिकवरी के संकेत जरूर दे रहा है, पर बाकी कुछ स्टॉक्स इस समय उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप फिर भी दबाव तो देख ही रहे हैं। 9000 के ऊपर आने में निफ्टी को अभी भी परेशानी हो रही है। देखते हैं कि अगर जो पुल रिलायंस में आया है क्या वो और निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है कि नहीं। पर हाँ, ऑरोबिंदो फार्मा सुबह से इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, अब वो 20% का सर्किट लगाने की भी कोशिश कर रहा है स्टॉक। 650 के आसपास आता वो पहुंचता दिख रहा है आपको ऑरोबिंदो फार्मा। तो जबरदस्त रैली हुई है, और 10%, 15% और अब 20% की सर्किट की तैयारी में आपको दिख रहा है ऑरोबिंदो फार्मा। एक थोड़ा बड़ा एफएनओ काउंटर है, इतना लिक्विड नहीं है, पर फिर भी ट्रेडर्स को पसंद आता है। पेज इंडस्ट्रीज, कुणाल जी, यहां पर भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है हमें, 2.5% की तेजी वहां पर भी है। सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मूव पेज इंडस्ट्रीज में भी आई है। यहां पर कुछ ट्रेड दिखता है 17,500 पर। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, मुझे एक बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई पर दिखाई पड़ रही है। केवल परेशानी यह है कि एक रेजिस्टेंस है 17,900 की, और 17,900 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ जाए तो डेफिनेटली पेज इंडस्ट्रीज में बॉटम का एक सिग्नल आएगा, और तब इसमें बाय करना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर 7900 के ऊपर ये कल ट्रेड करने लगता है तो पेज इंडस्ट्रीज में फिर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो एक डिप पे फिर खरीदारी कर सकते हैं, पर ट्रेड जरूर दिख रहा है वहां पर। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी के लिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए। अनिल जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट से, तो नेगेटिव क्यूज आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले सर अगर देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में बिकवाली बढ़ी है, तो थोड़े कंसर्न्स अब फिर से आए हैं। वैसे तो ज्यादातर दिन के लिए 200-250 अंक नीचे ही था, पर अब 400 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा, 350 से 400। सो वहां से थोड़ा दबाव आया है सर। यूरोप के बाजार उतनी तेज गिरावट नहीं है, पर हाँ 2 से 2.5% आपको यूरोप के बाजार भी इस समय नीचे दिखेंगे। ब्रेंट क्रूड में आज बहुत गिरावट है सर, तो नाइमेक्स थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। हालांकि कल की गिरावट के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, अभी भी आपको नाइमेक्स नेगेटिव ही दिखेगा। और जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है, मई की एक्सपायरी आज है, जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर भी हमने तेज गिरावट देखी है। पर आप ब्रेंट पर नजर डालिए तो 25% गिरावट आपको ब्रेंट क्रूड पर भी दिखेगी। तो वहां से भी सर संकेत आ रहे हैं कि आज एक बार फिर से काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जहां तक तेल के बाजार है और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। जी, तो दीप 2 चीज है। एक तो क्लोजिंग आपकी 9000 के आसपास हो रही, लेकिन होगी 9000 के नीचे ही, ठीक है। तो 9000 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है, ये बहुत क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 8900 का पुट खरीद कर जाइए, और कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 8900 का एक पुट खरीदिए और 8700 का एक पुट बेच दीजिए। इसमें मेरी मदद करेंगे अभी हमारे सुमित जी मुझे लेवल बताएंगे दोनों ही पुट के कि 8900 का पुट कितने में, मेरे ख्याल से 100-125 रुपए के आसपास मिलना चाहिए, वो खरीदा जाए, और उसके सामने 8700 का बेचकर आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। पहली चीज ये। तो जिस तरह की 9000 के नीचे की क्लोजिंग हो रही है, खरीद के जाने की हिम्मत कम है। बैंक निफ्टी चूंकि 5.5% नीचे बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की हिम्मत कम है। और देखिए निफ्टी भी जो कुछ रिकवर हुआ ना, निफ्टी माइनस रिलायंस करो आप, ठीक है।
अगर निफ्टी माइनस रिलायंस करोगे तो आपको कहीं कोई ऐसी रिकवरी नहीं दिखेगी। जो कुछ भी रिकवरी दिखी है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से आती हुई दिखी है। एक सिंगल स्टॉक ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि क्लोजिंग अच्छी होने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, नीचे में 1165 और ऊपर में 1245, यानी कि 45 और 35 रुपए कितने हो गए? 70 रुपए। 70 रुपए की रिकवरी रिलायंस में आई है अकेले में, बाकी कहीं कोई रिकवरी है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट की तरफ तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप रिलायंस की इतनी शानदार रिकवरी के बाद भी आप 9000 के नीचे बंद हो रहे हैं और कोई आपका साथ देने को तैयार है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं 8900 का पुट ऑप्शन लेके जाएं, और जो कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं सामने 8700 का एक पुट बेच दें, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो सुमित जी बताइए कितने कितने में हो रहा है ये काम? 105 रुपए चल रहा है 8900 वाला पुट निफ्टी का, और 8700 वाला पुट चल रहा है अभी 47 रुपए। 45 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गई आपकी 60 रुपए में स्ट्रेटेजी बन गई, करेक्ट? जी बिल्कुल, एकदम सही कैलकुलेशन है। और परसों तक अगर एक्सपायरी तक आपका 8700 के आसपास निफ्टी आ जाता है तो वहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बन जाएगा। तो ये डीप मेरी स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग करके जाने की हिम्मत थोड़ी कम है, तो और शॉर्ट भी एकदम खुला खुला शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड अभी तक तेजी का बना हुआ है। एक दिन के करेक्शन में आप ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ खराब हो गया, भगवान जाने कल वापस पता चले कि गैप से खुल जाए कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जो 2 दिनों से एफआईएस की सेल फिगर में देख रहा था, और आज जिस तरह से 9000 के नीचे की क्लोजिंग हो रही है, लॉन्ग तो नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और वो भी पुट ऑप्शन के जरिए, और वो भी बेयर स्प्रेड बनाकर, स्प्रेड के साथ। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, तो एक बाजार में थोड़ी वीकनेस है, तो एक स्प्रेड बनाकर आप अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर सकते हैं। ये अनिल जी की राय आ रही है। 8900 का पुट खरीदिए और 8700 का पुट बेचिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है। पर जिस तरह से बैंक निफ्टी में एक्शन हुआ है, इस समय उस पर ट्रेड लेना थोड़ा ज्यादा रिस्की आपको दिख रहा है इस समय। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, और भरपूर एक्शन हमने देखा है बाजार में। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तो आप नजर रखिए, एक बार कैस्ट्रॉल पर भी नजर रखिए, वहां पर भी थोड़ा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, तो वो स्टॉक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है आज के ट्रेड के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की तो हम अभी बात कर ही रहे थे। अपोलो टायर्स को भी देखिए तो वहां पर भी आपको तेज गिरावट है। डेज लो पर ये स्टॉक भी आपको दिखेगा इस समय 5.5% की गिरावट के साथ। तो अपोलो टायर्स में भी आज काफी वीकनेस आपको देखने को मिली है। पर भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 2.5% की रिकवरी वहां पर भी आई है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा है ट्रेड के लिए, और काफी सारा चर्न देखा है, रोटेशन हमने आज बाजार में काफी देखा है। टाटा मोटर्स इस बीच खो चुका है। बंसल जी, कल का जो सेशन था टाटा मोटर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। वीक खुला और फिर एक बहुत स्मार्ट रिकवरी आई, और फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी मुनाफा वसूली भी आई। कल इन्हीं लेवल्स से हमने टाटा मोटर्स में रैली देखी थी। तो आज का सेशन तो छोड़ देते हैं, पर ये जो 74-75 है, क्या एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है टाटा मोटर्स के लिए, या फिर वीकनेस है यहां से भी? देखिए दीपांशु, पैटर्न तो अच्छा नहीं है। कल एक अच्छी रैली आई थी, ना सिर्फ रैली आई थी, एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और आज इसके अंदर देखें तो एक बेरिश थर्स्टिंग लाइन वाला पैटर्न बना है, और इस पैटर्न कुणाल जी को काफी पसंद है। और ये पैटर्न ये बोलता है कि इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और स्टॉक नीचे में 71.72 तक, 71.5, 72 तक इजीली स्लिप कर सकता है। एक बेरिश थर्स्टिंग लाइन का एक पैटर्न बना है, और स्टॉक में जो गिरावट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। ओके, स्टॉक में जो गिरावट है ये थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। ये आज सुबह कुशल ने भी अपने फास्ट मनी में इस स्टॉक पर ट्रेड दिया था, तो वहां पर भी नजर रखी, और कुशल ने आज दोनों टाटा ग्रुप स्टॉक्स चूज करे थे। टाटा स्टील भी था उनकी श्रेणी में, और दोनों में ही हमने देखा है कि आज वीकनेस देख रही है। तो 2 टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो आज सुबह आपको फास्ट मनी में रेकमेंड किए गए थे, दोनों में ही भरपूर एक्शन दिखा, और टारगेट भी वहां पर आते हुए दिखे हैं। क्लोजिंग का समय आ गया है, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में आज एक्शन लिया, और फिर क्लोजिंग के बाद अनिल जी से भी एक फाइनल वर्ड ले लेंगे, और फिर हमारे गेस्ट के साथ एक स्पेशल डिस्कशन भी आने वाला है आपके लिए। तो काफी सारा एक्शन अभी भी बाकी है, पर आज के अगर ट्रेड की बात करें तो जैसा अनिल जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, पर 9000 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगभग 1200 अंक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं होता तो आज के कट्स और भी डीप होते, क्योंकि अगर आप देखें अभी आईसीआईसीआई बैंक डेज लो पर आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है। साथ ही इंडसइंड अब 400 के नीचे चला गया है, तो वहां पर भी परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर आज पे बाजार की पार्टिसिपेशन की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने आज काफी ज्यादा वेट कॉन्ट्रीब्यूट करा है आज की फॉल में, आईसीआईसीआई बैंक के अलावा
9.5% नीचे बजाज फाइनेंस है और 8.5% नीचे है आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस बैंक में गिरावट है 8%। टाटा मोटर्स जिसकी बात कर रहे थे 7.5% नीचे है। ओएनजीसी आज अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में दिया था, वहां पर आपने 7% की गिरावट देखी है। टाटा स्टील में आज काफी वीकनेस रही है और फिर सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स जो रिकवरी कर रहे थे वहां पर गिरावट है। एमएनएम है, मारुति है, आइशर मोटर्स है, सभी में वीकनेस देखने को मिली है। कोटक बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी लिमिटेड थोड़ा होल्ड कर रहा था बाजार में 3.5% की गिरावट के साथ। और जो आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर भी परेशानी है। इन्फोसिस नतीजों के दम पर रिएक्ट कर रहा है। टीसीएस में आपने देखिए तो आज आपको लगभग 4.5% गिरावट है। एलएनटी का भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। बाइंग आई है तो सिर्फ और सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में और कुछ कंजम्पशन नेम्स में। डॉक्टर रेड्डीज आज का टॉप गेनर, निफ्टी पर 4000 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल और एयरटेल दोनों पर ही नजर रखिएगा, आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी आई है। और बाकी ऑटो स्टॉक्स आज गिरे हैं पर हीरो मोटोकॉर्प में आज अच्छी रिकवरी आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो एक शानदार रिकवरी उस स्टॉक में अभी आई है। हालांकि अनिल जी ने जब इसको आज के हीरो में रिकमेंड किया था शॉर्ट के लिए तो तीनों टारगेट्स आपको वहां पर आते हुए दिखे थे। मदरसन सुमी वायदा कारोबार का टॉप लूजर, 15% गिरावट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, उज्जीवन, एक्विटास, एमएनएम, चोलाफिन, बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, किसी भी आप एनबीएफसी को आज ले लीजिए आपको तेज गिरावट वहां पर देखने को मिली होगी। एनबीएफसी के अलावा ऑयल एंड गैस नेम्स पर काफी प्रेशर रहा। ओएनजीसी पर आज काफी प्रेशर देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस पर नजर डालिए। जस्ट डायल यहाँ पर आपने काफी गिरावट देखी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6.5% नीचे। स्टील अथॉरिटी पर भी काफी वीकनेस देखने को मिली। पर औरोबिंदो फार्मा आज का वायदा कारोबार का स्टार था। 20% की तेजी के साथ आपको औरोबिंदो फार्मा क्लोज होता दिख रहा है। कोई और स्टॉक इसके आसपास भी नहीं था जब आप आज की गेन्स की बात करें तो। अनिल जी एकदम वैसा ही मूवमेंट हुआ औरोबिंदो फार्मा का जैसा फरवरी में हुआ था जब इसी यूनिट पर खबर आई थी। 20% उस दिन भी भागा था सर और अगले दिन जब क्लैरिफिकेशन आई यूएसएफडी से कि क्लियरेंस नहीं है तो 20% नहीं गिरा। आशा करते हैं कि आज शाम को ऐसा नहीं होगा औरोबिंदो फार्मा पर जैसे कि दिग्गज नाम है आईसीआईसीआई बैंक सर, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, एलएनटी, ये सारे अगर डेज लो पर क्लोज हो रहे हैं सर और 9000 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है तो फिर क्या संकेत लेने चाहिए? संकेत थोड़े अभी तक देखिए बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन इतने भी खराब नहीं कि हम मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे वजह सब कुछ खराब हो गया। तो इतने दिनों की 1400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी होने के बाद थोड़ा करेक्शन तो आएगा ना। तो मतलब ठीक है, देखते हैं कल की कल देखेंगे। दीप अभी तो एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने की वजह मैं बता दूं, आज वर्ल्ड क्रिएटिविटी और वर्ल्ड इनोवेशन डे है तो हम क्रिएटिविटी पर और इनोवेशन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम को 6 बजे क्या खास है वो मैं आपको बता दूं। देश में कोरोना नए तरीके से अपने पांव फैला रहा है। आईसीएमआर ने एक स्टडी की, एक जांच की है, उससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आया है। 80% जो नए पेशेंट आ रहे हैं, नए मरीज आ रहे हैं, उनमें कोरोना के लक्षण ही नहीं दिख रहे। जैसे कि आपको तेज बुखार आना, खांसी होना, ड्राई कफ, मतलब सर में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बॉडी एक, ये कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद कोरोना, मतलब ये गजब का काम हो रहा है। तो इससे अब बड़ी प्रॉब्लम है कि अब पता ही नहीं चलता, आदमी भला चंगा आराम से घूम रहा फिर रहा है और टेस्ट कराने गया तो कोरोना निकल गया। तो कल भी आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे ना कि टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट आई और अचानक से 50-55 लोग आपको सारे रिपोर्टर्स वो उसमें निकल गए। तो मैक्सिमम 99% जो जिन लोगों की रिपोर्ट आई उनमें किसी में कोरोना का कोई दूर दूर तक लक्षण नहीं। उसके बावजूद जब टेस्ट करा रहे हैं तो कोरोना निकलता है। फिर उसमें होता है कि सेकंड और थर्ड टेस्ट होता है तो आमतौर पर सेकंड और थर्ड टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। अब पता नहीं, लोग कुछ कहते हैं कि भाई हमारी इम्यूनिटी पावर बड़ी स्ट्रांग है, हम लोग इतने मसाले वसाले खाते हैं कि ये सब कोरोना टाइप है ना, हमारी उसी में मरमरा जाता है। भगवान जाने है क्या एक्चुअली, लेकिन ये है बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट भी। इसी पर हम आज शाम शो करने जा रहे हैं 6 बजे। आपकी खबर, आपका फायदा, कोरोना का साइलेंट अटैक। जी हाँ, चुपचाप बिना किसी को बताए कोरोना घुस जाता है और फैल जाता है। ये है ज्यादा रिस्की मामला। तो इस पर होगी हमारी शाम की खास शो। इसके तुरंत बाद अभी हम एक ब्रेक लेकर भी एक शो करने वाले हैं। वो शो है कच्चे तेल पर, बड़ा खास शो है। मृत्युंजय लेके आ रहे हैं, मैं भी रहूंगा उसमें, बंसल साहब भी रहेंगे, जयपुर वाले जैन साहब भी आ रहे हैं, काफी लोग हैं और हम डिस्कस इस बात को करेंगे कि जो कुछ कल कच्चे तेल में हुआ और जो कुछ अभी भी एमसेक्स में फाइनल प्राइस आना बाकी है कि कच्चे तेल का जो सेटलमेंट है वो किस प्राइस पर होगा, उस पर बड़ा शो आ रहा है, क्रूड का द एंड। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से जो मैंने निवेदन किया था कि आज वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे है, आपको कौन सी क्रिएटिविटी और इनोवेशन सबसे ज्यादा पसंद आई है ये आप लोगों को बताना है। तो शुरुआत कुणाल जी आप करिए।
अनिल जी देखिए 2 बरस हो गए, 2 बरस में कई सारी क्रिएटिविटी छोटी बड़ी मैंने देखी और काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके आते रहते हैं। लेकिन अनिल जी 2 क्रिएटिव आइडियाज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो देखिए जो ये जुगलबंदी मेरी और राकेश जी की चल रही है, ये आप ही का आइडिया था। और अनिल जी पहली बार भारत के इतिहास में 2 एनालिस्ट एक साथ कॉल देते हैं और हमारे एक तरह का नेचुरल हेज क्रिएट हो जाता है। कई बार मुझे कुछ पसंद आता है, राकेश जी पसंद नहीं करते हैं, और कई बार राकेश जी कुछ पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं आता, तो हम अलग अलग तरह से देखते हैं और उससे जो छन के शेयर निकलते हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया है। तो अनिल जी ये आपकी एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है जो मैं सराहना चाहता हूँ। दूसरा अनिल जी है ये जो फ्राइडे ड्रेसिंग की मुहिम आपने चलाई थी अनिल जी, अब इसके फायदे हमें लॉकडाउन में देखने को मिल रहे हैं, तो अनिल जी बहुत आनंद आता है और ये किसी भी चैनल ने भारत में विदेश में कहीं पर भी नहीं किया। तो ये अनिल जी मुझे बहुत पसंद आता है। फ्राइडे का हम इंतजार करते हैं कि कब फ्राइडे आए और कब ये सूट पहनने के झंझट से, टाई लगाने के झंझट से बच जाए। ओके, चार्ट कॉर्नर, ये तो बात सही कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या मैं कह सकता हूँ शायद दुनिया भर में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 एक्सपर्ट मिलके एक साथ कोई ट्रेडिंग कॉल दे रहे हो लाइव एक साथ, और फ्राइडे ड्रेसिंग। बंसल जी आपके भी कुछ अलग है या आपके सेम टू सेम है? देखिए अनिल जी आपने क्रिएटिविटी की बात करें तो अनिल जी देखिए अगर आप कंटेंट वाइज देखें तो काफी क्रिएटिविटी करी, और क्रिएटिविटी की शुरुआत देखिए बजट कैफे अनिल जी अपने आप में एक इतिहास है जिसमें सारे एनालिस्ट वहां बैठते हैं। फिर आपने एक बॉटम, आप अनिल जी क्रिएटिविटी में तो काफी शो करते रहते हैं, जैसे भी निफ्टी बॉटम का शो करा, कल मृत्युंजय ने अनिल जी शो करा था क्रूड में जहां $2 की बात करी थी, उस समय ये जोक लगता था और अब वो हकीकत लगता है। तो अनिल जी क्रिएटिविटी तो आप कर रहे हैं, बट सबसे अच्छी क्रिएटिविटी जो अनिल जी पर्सनली मुझे लगी वो थी फ्राइडे ड्रेसिंग, जिसको कुणाल जी ने भी हाईलाइट करा, इसलिए शायद हमारी जुगलबंदी और चार्ट कॉर्नर है। तो सबसे अच्छी क्रिएटिविटी मुझे लगी अनिल जी ये जो फ्राइडे ड्रेसिंग है। और अब अनिल जी जब कोरोना थोड़ा सा हल्का होगा और लाइफ थोड़ी थोड़ी करके नॉर्मल आएगी तो एक कुछ अलग क्रिएटिविटी कीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन सबका बढ़ जाए। बिल्कुल पक्का पक्का करेंगे सर। सुमित जी बताइए आपको क्या सबसे बढ़िया क्रिएटिव लगा? अनिल जी देखिए चैनल पे बहुत कुछ क्रिएटिव हुआ है। मैं आपको पिछले करीब 10-12 साल से जानता हूँ प्रोफेशनली पर्सनली। मार्केट्स में चैनल के ऊपर आपने ये जो अलग अलग सेगमेंट्स लॉन्च किए वो तो है जो है ही। सुमित का सैटेलाइट क्रिएट हुआ है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई क्रिएट हुआ है। इन सब के साथ साथ बिजनेस चैनल में इस इंडस्ट्री में एक नया चैनल क्रिएट हो गया है जो कि नंबर 1 लेवल पे आ गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रिएशन और इन्वेंशन हुआ है जिससे नंबर 1 पे अब ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है और हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई एक नया चीज देखने को मिलता है जिसमें नंबर 1 आप देखने को मिलते हैं चैनल के तौर पे। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है आपकी तरफ से। बिल्कुल। तो चैनल नंबर 1 बनना अपने आप में ये बड़ा क्रिएशन है और बिल्कुल सही भी। ये है सुमित जी की राय। जय बताइए आपको क्या अच्छा लगा पिछले 2 साल में? क्या क्रिएटिव लगा? अच्छा नहीं, क्या क्रिएटिव लगा? जो मैं तो काफी देखता हूँ उसी बिजनेस, और मैं कहूंगा मैं तो यही देखता हूँ, मैं तो कहूंगा। और मैं कितनी क्रिएटिविटी चीज है अनिल जी। मुझे याद है कि जब आप आए थे, आप जस्ट ज्वाइन किया आप जी बिजनेस, आपने शाम का शो भी किया था, आप डिबेट जो करते थे। मुझे सारे शो आपके अनिल जी याद है, मैं फॉलो करता, देश की बात, वो आपने स्टार्ट किया था। वो एक क्रिएटिव आइडिया था, काफी बढ़िया था। ये जो राकेश जी ने, कुणाल जी ने, सुमित ने भी जस्ट बताया कि आपने जो सारे एक कॉल्स के रिकमेंडेशंस के एक प्रोडक्ट नेम दे दिए। प्रोडक्ट नेम से और प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है सारा। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई हो, चार्ट कॉर्नर हो, STBT हो, BTST हो, सारे कॉल्स, एक प्रोडक्ट आपने दे दिए सारे ही। और वो एक सारे ही लोग अभी जो व्यूअर्स है वो रिलेट कर पाते हैं कि अभी ये कॉल है, मैं कौन से सेगमेंट में फिट हो रहा हूँ। तो सारे ही लोग अपने आप को वो सेगमेंट में फिट करते आ रहे हैं। जो ऑप्शंस वाले ऑप्शंस में कर रहे, फ्यूचर्स वाले फ्यूचर्स में कर रहे। 10 की कमाई मैं कहूंगा, क्लियर कट मेरा मतलब ज्यादा योगदान हमेशा करता हूँ मैं 10 की कमाई में। आई मीन क्लियर कट आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैश सेगमेंट के उसके में कॉल्स काफी आप रेकमेंड करवाते हो सभी से। वंडरफुल आइडिया। फ्राइडे ड्रेसिंग अनिल जी, वो तो मैं सबके साथ सहमत हूँ और मैं कहूंगा हर एक लोग, सभी लोग बताएंगे कि फ्राइडे ड्रेसिंग और बजट कैफे, ये जो एक बहुत ही सबसे बड़ी क्रिएटिविटी मुझे लगती है, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। और बेस्ट पार्ट अनिल जी ये है ना कि हम सभी को एक साथ आने मिलता भी है कैफे में। एक और चीज अनिल जी मैं कहूंगा, 2 चीज केवल। एक तो FNO की पाठशाला, वंडरफुल थिंग। जो FNO में ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं, तो आप सही एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे FNO में ट्रेड किया जा सकता है, क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है।
और बुलरन कैसे भूल सकते हैं अनिल जी। बिल्कुल, क्या बात है। तो आपने मतलब कुछ छोड़ा नहीं है एक्चुअली। अब वागले साहब के लिए मुश्किल होगा ये बताना कि क्या है, लेकिन दीप मैं वागले साहब से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझे कि आपका नंबर नहीं आएगा, आपको भी बताना, आप अपना जवाब तैयार रखिए। ये मत सोचिए कि आप एंकर हैं इस वक्त तो आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन वागले साहब बताइए, आपको क्या इनोवेटिव लगा पिछले साल 2 साल में? अनिल जी, मैं आपको लगभग अभी 4 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इधर या कहीं और आपसे मैंने सबसे अच्छी चीज ये सीखी है, दो चीजें सीखी है जो जिसका मैं जिक्र करूंगा। अभी ये क्रिएटिव में आती है या क्रिएटिव में नहीं आती, वो आप जज कर लीजिए, मैं नहीं जानता। पहले तो डेटा को रिस्पेक्ट करना और उससे जो कॉन्फिडेंस अपने को आता है उसको अपने आप को बैक करना, ये मैंने आपसे सीखा है। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट जो जिस तरह से मैं यूज अभी कर रहा हूँ, मैंने आपसे 3-4 साल पहले मैंने आपसे सीखा है, उसका क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। दूसरा तो मार्केट में ये समझता हूँ अनिल जी कि अगर आप गलत हो तो मार्केट आपको माफ करता है, लेकिन आप अगर गलती नहीं सुधारो और अड़े रहो अपने जिद पे तो मार्केट बहुत बुरी तरह से आपको खत्म कर देता है। तो ये भी मैंने सीखा है, ओपनली एयर पे एक्सेप्ट करते हो कि ये हमारा कॉल गलत गया, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, ताकि लोगों को फायदा हो। आप अपना ईगो उसके ऊपर डालते नहीं हो। मेरे लिए आपके ये 2 जो गुण है जो आप ये चैनल पे लाए हो, ये सबसे 2 क्रिएटिव गुण है। और जाहिर है आपको रिजल्ट देखने मिला है, पिछले वीक हम नंबर 1 भी थे और शायद बहुत टाइम पे रहेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये तो गलती मान लेने में सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो आप सीखते हैं और दूसरे दर्शकों का दिल जितना हम सोचते हैं उससे कहीं बड़ा है, वो माफ भी कर देते हैं। सिद्धार्थ जी कनेक्ट नहीं है लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे उनका वीडियो थोड़ा सा डाउन हो गया। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आप तो खुद इतने क्रिएटिव हैं। देखिए अनिल जी, 2 चीज क्रिएटिविटी की बात करूंगा, सभी ने सब कुछ टच अपॉन कर लिया है, बट वो जो 2 चीज होगी वो पहला फॉलो अप और मेमोरी। आप जिस हिसाब से, कोई भी एक्सपर्ट हो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, कोई भी हो, आप जिस हिसाब से उनके पुराने कॉल्स निकाल के लाते हैं, सही गलत दोनों ही से आप जो लेके आते हैं, वो बहुत बेहतरीन है और मुझे बहुत क्रिएटिव लगता है। आप कभी भूलते नहीं है किसी का कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन, पहली बात। और दूसरी, मुझे लगता है कि इसका श्रेय मैं जी को दूंगा। जी और आप दोनों, जी के जो मैनेजमेंट ने जो आपको जी बिजनेस के साथ जोड़ा, ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी हुई है, क्योंकि आपने 4 चांद लगा दिए हैं जी बिजनेस को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस बीच जैन साहब ने भी भेजा है हमें, जैन साहब ने, जयपुर वाले जैन साहब ने बोला कि उन्हें 1-2 चीजें बहुत पसंद आई। बोले एक तो मुझे नोट सभा और बजट कैफे बहुत पसंद आया, वो आपने सबसे ज्यादा दिया। दूसरा ये कि आप सभी एक्सपर्ट्स को जो इज्जत देते हैं वो क्रिएटिविटी है। पहले कहीं किसी बिजनेस चैनल में ऐसा नहीं होता था कि इतनी इज्जत एक्सपर्ट्स को दी जाए, तो आप एक्सपर्ट्स हैं, आप इज्जत के लायक है, इसलिए हम आपको शो पे बुला रहे दे रहे हैं। दीप बताइए, आपको ऐसा क्या लगा? ये एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल तो नहीं बोलूंगा, सेमी एक्सटर्नल, लेकिन आप 100% इंटरनल है। आप बताइए आपको क्या पसंद आया? बिल्कुल अनिल जी, हूँ तो मैं 100% इंटरनल, पर अगर इस पैनल में देखें तो सबसे कम टाइम मेरा ही रहा है। पर 2-3 चीजें सर, हालांकि मैं टेलीविजन 10 साल से कर रहा हूं, पर यहाँ पर आके जो एक काम करने का तरीका है सर, वो बाकी किसी चैनल से कंपेरेबल नहीं है। तो एक जो आपने और जो पूरी टीम जिस तरह से काम करती है वो एकदम अलग है। और 2-3 चीजें इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो मेरे को लगी सर, तब मैं दूसरे चैनल पे था, पर जब आपने वो रोबोट एंकर लाए थे सर, मित्री, वो काफी क्रिएटिव लगा सर। हालांकि हमारी जॉब को उससे खतरा जरूर आता है, पर वो एक बहुत क्रिएटिव चीज थी सर। एक बार फिर से मैं करने और जी, और सर दूसरी बात जी, दूसरी 2-3 बातें और जो मेरे को यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद आई, एक तो मित्री थी, और दूसरी एक बात है जो बिगुल का पूरा ट्रेडिशन है। पैकेजिंग तो हम टेलीविजन में कितने सालों से कर ही रहे हैं, पर जो बिगुल बजा के एक नई पैकेजिंग, नई प्रॉपर्टीज जो क्रिएट करी गई हैं सारे एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि उनकी अलग अलग पिक्स ली जा सकें, वो एक काफी क्रिएटिव है। और सबसे बड़ी क्रिएटिव बात लगी है, और कुछ दिन पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि कैसे एक छोटे स्टोरी आइडिया को लेकर एक पूरा
बड़ा प्रोग्राम बनाया जा सकता है और फिर उस पर एक पूरा कैंपेन हम चला सकते हैं ताकि व्यूअर इंटरेस्ट सबसे आगे को, क्योंकि हम बिजनेस चैनल में हमेशा कहते हैं कि व्यूअर इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे आगे है, पर वो दिखाना एक बहुत बड़ी बात है, उस पर एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। तो जो अभी थोड़े दिन पहले आपने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया और जिसका एक बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया और कंपनीज को भी एक्शन लेना पड़ा और रेगुलेटर्स भी इस पर देख रहे हैं। उससे पहले जो मार्केट की मुहिम हम चलाते रहते हैं बार बार, जब कोरोना फैल रहा था तो बाजार के लिए जो हमने मुहिम चलाई थी, और जो ऑपरेशन मार्केट माफिया था, तो एक व्यूअर इंटरेस्ट में एक ऐसी चीज जो कभी एक स्टोरी या एक लिंक या एक पैकेज हो सकती थी, उसको एक पूरा सीरीज बनाना, उस पर एक इंपैक्टफुल शो करना और फिर उस पर रिजल्ट दिखाना, ये सबसे बड़ी बात दिखी सर। और ये जैसे कि मैं कह रहा हूं 10 साल से टेलीविजन कर रहा हूं, पर ऐसा इंपैक्ट मैंने कहीं नहीं देखा सर। बिल्कुल, तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन इनोवेशंस जो हमारी टीम ने करने की कोशिश की है, लेकिन इन सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो दीप, मैं कहूंगा कि पूरी टीम का इसमें जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे पूछें तो मैं ये कह सकता हूं कि इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, आप तो बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर देखिए, गेस्ट जो आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देना, उनकी कॉल्स याद रखना, उन्हें सही उनको प्रायोरिटी देना कि वो जब चाहें अपनी कॉल्स दे सकते हैं। चैनल उनके हिसाब से चलेगा, वो चैनल के हिसाब से नहीं चलेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी लाकर रोबोट जैसे ये प्रयोग करना, या पाठशाला, गुरुकुल, रिसर्च, ये सारे शो करना, नोट सभा, बजट कैफे जैसी क्रिएटिविटी, या फ्राइडे ड्रेसिंग जैसा माहौल, ये सारी चीजें हैं, पार्ट है, क्रिएटिविटी का हिस्सा है। लेकिन अगर मुझे लगता है, अगर आप मुझे पूछेंगे ईमानदारी से, तो पिछले 2 सालों में, खास करके पिछले 1 साल में, अगर सबसे बड़ी क्रिएटिविटी हमने कोई एक की है तो वो ये है कि हमने इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के हक की आवाज को बहुत तेजी से उठाया है। ये कभी किसी चैनल ने नहीं किया, किसी बिजनेस चैनल ने नहीं किया। इनफैक्ट कुछ काफी हद तक जनरल न्यूज चैनल्स भी नहीं करते, चाहे वो बैंक डिपॉजिट होल्डर्स के इंटरेस्ट के मामले हो, चाहे वो फर्जी एडवाइजरी कॉल के स्टिंग। और आप कभी ये सोच भी सकते हैं कि कोई बिजनेस चैनल स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है? एक के बाद एक 2 तगड़े स्टिंग ऑपरेशन हमने उन लोगों के लिए किए। आप देखिए किन लोगों के लिए। फर्जी एडवाइजरी कंपनी में वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई के 5-50 हजार लाख रुपए लुटा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वो लोग हैं जो 10, 20, 25 हजार रुपए के लोन ले रहे हैं बड़ी मुश्किल में और भारी भरकम ब्याज दे रहे हैं। तो हमने व्यूअर्स के इंटरेस्ट की बात उठाई, चाहे ब्रोकर्स में लोगों के पैसे फंसे हों, नहीं आ पा रहे हों, चाहे बैंक्स में उनकी डिपॉजिट फंसी हो, नहीं आ पा रही हो। तो हमने पिछले 1 साल में स्पेशली जो सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिएटिव काम किया तो वो ये कि हमने अपनी ताकत को पहचाना है कि मीडिया अगर चाहे और कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई मुद्दे उठाकर काम करने की कोशिश करे तो वो एक जनता की आवाज बन सकता है। वो आवाज बनकर हमने दिखाया और कई सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं जिसमें हमने जब आवाज उठाई है वो एक्शन हुए सरकार पे। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि हमको सुनकर सरकार कर रही है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात सही तरीके से रखें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात रखें तो बात सही जगह पहुंचती है, उस पर विचार होता है और उस पर एक्शन भी होता है। आपने हाल ही में देखा चाइना को लेकर किस तरह से हमने बातें रखी है। आपने थोड़े समय पहले देखा कि किस तरह से हमने कहा कि आरबीआई को क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए, किस तरह से लोगों के लिए टैक्स में कटौती की हमने मांग की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने जोरदार तरीके से उठाया और यही सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है कि लोगों को, हमारे दर्शकों को लगता है वो हमारे परिवार का हिस्सा है और उन्हें लगता है उनके हक की बात करने के लिए कोई बैठा है जो जब जरूरत होगी वो उनके हक की बात जरूर करेगा। तो और इस बीच मुझे एक ट्वीट भी आया, जो हमारे थोड़े बच्चे हैं सीए स्टूडेंट्स, वो कहने कि आपने सीए स्टूडेंट्स वाला मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठाया। वो मुद्दा भी जो कॉपियों के जांचने को और मार्क्स को लेकर था। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन इस बात का नहीं है कि चैनल नंबर 1 हो गया, टीआरपी हो गई, ये सब अपनी जगह ये चलता रहेगा। लेकिन सेटिस्फेक्शन इस बात से मिलता है कि आप लोगों के हक की आवाज को उठाने की ताकत रखते हैं और वो उठाते हैं और उसका असर दिखता है। आइए आप सब लोगों से लेंगे विदा। शुक्रिया आपका।